अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग नाज़रीन। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट हुदाशा। दिन का आगाज करेंगे एक अच्छी बात के साथ। अच्छी बात आज की ये है कि हमेशा आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। जितने आप पॉजिटिव होंगे, जितने आप खुश होंगे और जितना आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिवनेस रहेगी। आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मसाइल का हल जो है बखूबी निकाल लेंगे। आपने देखा होगा जितने भी लोग पॉजिटिव रहते हैं उनके पास मसाइल का हमेशा हल होता है, क्योंकि वो गमज़दा नहीं रहते हैं, वो मायूस नहीं होते हैं। और मायूसी चूँकि गुनाह है और जितने आप मायूस रहते हैं उतने आप नेगेटिव हो जाते हैं। और अगर आप नेगेटिव हो जाते हैं तो आपके पास छोटी से छोटी बात का भी हल नहीं निकल पाता। इसलिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी, आपकी हेल्थ के लिए भी और आपके साथ रहने वाले लोगों के लिए भी। ये तो थी जनाब आज की अच्छी बात, और बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के शो का। और सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की। और जनाब आज का मौसम कैसा रहेगा ये देख लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अब गर्मी का ज़ोर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है और सुबह के टाइम जब धूप निकल जाती है तो खासी गर्मी फील हो रही होती है। मौसम सुबह 9 बजे कैसा था जनाब? 14 डिग्री सेंटीग्रेड मौसम रिकॉर्ड किया गया था। विंड स्पीड 9 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चली थी और ह्यूमिडिटी लेवल 65% था। आगे देख लेते हैं, दिन 12 बजे मौसम खासा गर्म हो जाएगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और विंड स्पीड 12 बजे 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी और ह्यूमिडिटी लेवल 12 बजे 44% होगा। 3 बजे का देख लेते हैं। 3 बजे मज़ीद गर्मी जो है वो बढ़ जाएगी। 3 बजे 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। विंड स्पीड 13 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलेगी, जबकि ह्यूमिडिटी लेवल 43% हो जाएगा। शाम को देख लेते हैं। शाम को थोड़ा सा मौसम कदरे बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अभी भी शाम को हवा चलना शुरू हो जाती है और मौसम जो है वो दोबारा से ठंडा होना शुरू हो जाता है। 6 बजे 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। विंड स्पीड 11 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी और ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाएगा, 59% हो जाएगा। 9 बजे आपका मौसम कैसा रहेगा? 9 बजे मज़ीद थोड़ा सा कम होगा टेम्परेचर और 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और विंड स्पीड 9 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलेगी और ह्यूमिडिटी लेवल मज़ीद बढ़ जाएगा और 75% जो है वो हो जाएगा। और जनाब ये तो था आज का मौसम। और मौसम ऐसा है कि इस हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं नज़र आ रहा, तो खासी गर्मी हो जाएगी। मज़ीद महकमा मौसमियात का क्या कहना है? कोमल हमारे साथ मौजूद है, कोमल बताएगा। बिल्कुल खुदा, सुबह सवेरे ही शहर का मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो गया है। चिलचिलाती धूप के बाद सर्दी की शिद्दत में भी कमी आ गई है और दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 70% और हवा की रफ्तार 7 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। ठंडी यकबस्ता हवाओं का राज भी बरकरार है। और अगर महकमा मौसमियात की जानिब से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 9 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और दिन भर में सूरज और बादलों की आंख बिचौली भी जारी रहेगी, जबकि मंगल के रोज़ भी मौसम इसी तरह बादलों और सूरज की आंख बिचौली जारी रहेगी, जबकि बाकी रोज़ जो है वो सूरज अपनी आंखें दिखाएगा, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में कमी हो जाएगी। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो ओवरऑल लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स 261 रिकॉर्ड की गई है, जबकि कैंट एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज़ कर गया है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए शहरी जो है घर से निकलते वक्त मास्क के इस्तेमाल को लाजमी बनाएं ताकि हर किस्म की बुरी बीमारी। ठीक है कोमल, बहुत शुक्रिया। और कोमल भी यही बता रही थी कि बारिश का कोई इम्कान नहीं है और गर्मी की शिद्दत में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो जाएगा। ये तो था मौसम का हाल। और जान लेते हैं कि आज हम किन किन स्टोरीज पे बात करेंगे। देख लेते हैं टॉप स्टोरीज। कोरोना 7 जाने निकल गया, 24 घंटे में 224 नए मरीज रिपोर्ट। लेस्को नाकिस मटीरियल खरीद कर कंपनी को 49 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ। सार्फिन को बिला तातुल बिजली फराहमी, ट्रांसमिशन के लिए 200 केवी के ट्रांसफार्मर्स खरीदे गए। सरकारी जमीन वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन अरबों की 239 केनाल छुड़ाने का दावा। गैस की अदम फराहमी और बिजली के खिलाफ शहरियों की रैली, वुज़रा के घरों के बाहर धरने का ऐलान।
ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज और इन पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप बताएं जी। बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है? मौसम आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा है, गर्मी आ रही है और गर्मियाँ आपको भी मेरे ख्याल से बुरी लगती होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर तो लोड शेडिंग हो तो फिर तो सबको बुरी लगती है, और अगर लोड शेडिंग ना हो तो फिर छेड़ दी है सुबह सुबह लोड शेडिंग का, और वो एकदम आपने आगाज ही ऐसा किया है। तो लेकिन वेदर चेंज हो रहा है। देखें, अभी तो था कि बारिश की पेशन कोई हल्की फुल्की बारिश भी हुई, लेकिन उसके बाद आज का वेदर देखें और कल जो गुजरा है गुज़श्ता दिन, उसमें टेम्परेचर आप देखें कि वो अब सर्दी वाला तासुर जो है वो खत्म होता जा रहा है, और मौसम बा तदरीज जो है और शिद्दत जो है गर्मी की वो बढ़ती जा रही है, और कोरोना केसेस की तादाद भी बढ़ती जा रही है शाहिद सिप्रा साहब। और हमने जैसे पिछले साल जब कोरोना आया था और जब जैसे जैसे गर्मी बढ़ी थी, कहा तो पहले ये जा रहा था कि गर्मी में जो कोरोना की शिद्दत है वो कम हो जाएगी, लेकिन हमने देखा कि गर्मी में उसकी शिद्दत बाकायदा ज़्यादा हुई थी और बहुत ज़्यादा केसेस मुझे याद पड़ता है 6000 7000 24 घंटे में रिपोर्ट होना शुरू हो गए थे। दोबारा से गर्मी आ रही है और 24 घंटे में 224 नए मरीज़ भी सामने आ गए हैं। कोरोना की सूरत हाल पे आपको क्या लग रहा है? जो इंतज़ामात किए जा रहे हैं और जो हुकूमत ये दावे करती है कि बाकी ममालिक की तरह पाकिस्तान में उसकी शिद्दत इतनी नहीं है, आपको क्या लगता है कितनी बात इसमें सच है? देखें, शिद्दत तो उसी तरह है, और मैं तो ये कहूँगा कि बाकी ममालिक में जिस तरह एहतियाती तदाबीर को अपनाया गया है, पाकिस्तान में उस तरह बिल्कुल भी नहीं अपनाया गया। जिस तरह आपने गुज़श्ता साल का जिक्र किया कि माह मार्च में कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो आना शुरू हुए, उसके बाद अप्रैल मई में जून में जब रमज़ान मुबारक भी था और ये पीक सीज़न जो था, इसमें मुख्तलिफ रिसर्चेज आई, सोशल मीडिया पर भी आता रहा कि मौसम गर्मा, ये इतना टेम्परेचर होगा तो कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म होगा, ये कम होगा, लेकिन ना रहा, केसेस बढ़ते रहे। एक वक्त आया कि आपको लॉकडाउन ख़त्म करना पड़ा, लेकिन इस बुनियाद पर कि आप कोरोना वायरस से बचाव के जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करेंगे। ये एक ही माह हुआ था, 1 से 1.5 माह इस पर अमल दरामद हुआ, और उस वक्त हुआ जब पूरी दुनिया में सख्ती भी की गई और पूरी दुनिया में एक केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, शरह अमवात जो है वो बढ़ रही थी और एक खौफ की फिजा जो है वो बनी हुई थी। इस दौरान जो है उनको उस पर अमल दरामद करवाया गया, लेकिन जब ईद उल फितर गुजरी और ईद उल अजहा आई, उसके बाद गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ख़त्म होती गई, और आज ये सूरत हाल आ गई कि हम लोग ये कहते हैं कि कोरोना शरोना कुछ नहीं है। तो इससे हम लोग जब तक नहीं निकलेंगे तो ये नहीं होगा। मुझे ये बताएं कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन कभी कहती है, कभी कहती है हमने गलियां बंद करनी है। तो हम लोगों ने रिपोर्ट किया है कि आप वहाँ ना बैरियर लगता है, ना पुलिस है, एहलकार वहाँ है, ना कोई आपकी इंतजामिया के लोग मौजूद हैं। बेसिकली उस स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद तो ये है ना कि यहाँ पर केसेस रिपोर्ट हुए इस गली मोहल्ला या टाउन में, तो आप उनको रोके, मूवमेंट ना हो, बंद कर दिया जाए, लोग घरों तक महदूद हों ताकि ये वायरस जो है वो ज्यादा ना फैले। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसमें क्या है कि ना आपकी हुकूमत संजीदा नजर आ रही है और ना ही अवाम उन्नास जो है वो इसमें संजीदा है। बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। जैसे कि आपकी बात को मैं एग्री करूंगी कि सिर्फ 1 महीना लोगों ने अमल दरामद किया, जब सख्ती भी की गई और उन्होंने पूरी दुनिया को देखा। अभी भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं, मुझे भी काफ़ी मेरे ही रिश्तेदारों में से अगर कभी बात हो, मेरी खाला वगैरह कुछ ऐसी हैं, वाकई में कोरोना है, तो मुझे सुन के हैरानगी इस बात पे ज़्यादा होती है कि मेरी ही फैमिली में कई लोगों को कोरोना हुआ और बहुत ही करीबी मेरे रिश्तेदार, उनकी डेथ भी हुई। उसके बावजूद अगर आपकी फैमिली में या कोई भी बंदा उठ के ये कहे कि आपसे पूछे कि कोरोना है, तो आपको दुख भी होता है, आपको गुस्सा भी आ रहा होता है। देखिए, बात यह है कि हुकूमत जो अपना एतमाद है वो जब तक अवाम पर बहाल नहीं करेगी, वैसे तो हर मामलात में वो खो बैठी है, जो भी ले लें, लेकिन हम सिर्फ कोरोना वायरस पे आ जाते हैं। कि आपकी हुकूमती सतह पर मुझे बता दें कि लास्ट टाइम कब आपकी पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट जो आपका है इसकी जानिब से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया हो जिस पर लोगों को कहा गया हो कि आप इस पर अमल दरामद करें? जब हुकूमत संजीदा नहीं होगी तो लोग तो पहले यही चाह रहे हैं। लगा लेना, वैक्सीन जब शुरू हुई है तो आपकी जो वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्या बयान आया था? उनका बयान आया था कि जी वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। आप एक तरफ वैक्सीन ले रहे हैं, आपके बाकी के वज़रा जो हैं वो आवाम को तसल्ली दे रहे हैं कि जी अब लगना शुरू हो जाएगी वैक्सीन, इसका इलाज आ रहा है। दूसरी जानिब जो सेहत से रिलेटेड आपकी वजीर हैं वो इस तरह का बयान दे रही हैं, तो हुकूमत की तो समझ में नहीं ना आती। मुझे ये बताएं, सही आप कह रही हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम पाक चीन जो दोस्ती है उसका लंबरदार हैं, हमारे पास वैक्सीनेशन वैक्सीन आ रही, दूसरी तरफ कह रहे लगानी नहीं है, अपने तो रहना हलवाना। तो खुद बात यह है कि जब तक
आवाम किसकी तरफ देख रही होती है? आपकी रियासत की तरफ देख रही होती है। आपकी रियासत ठीक अगर चल रही है, रियासत अगर आपकी आवाम को सिमत बता रही है, तो आवाम ने उस तरफ ही चलना है। आप किसी मार्केट में चले जाएं, किसी बाजार में चले जाएं, कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल या किसी जगह पर भी चले जाएं, तो आपको मामलात ऐसे नजर आएंगे कि किसी जगह पर कोई SOPs, कोई एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई जा रही। उसके बावजूद हम लोग कहें कि हम लोगों ने बड़ी एहतियात की, ठीक है, जब आपके मोबाइल फोन पे कॉल आप किसी को करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि ਅਸੀਂ बड़ा इंतजाम किए और बड़ा अच्छा किया, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की अगर बात करें कि 24 घंटे में 7 अमवात हुए और केसेस भी रिपोर्ट हुए। इन केसेस की बुनियाद पर हम किस तरह कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कोरोना वायरस की शरह कम हुई है? फिर सूबाई वजीर सेहत जो है उनकी जानिब से भी लास्ट टाइम बयान आया था कि लाहौर जो है वो गढ़ बन चुका है। अगर लाहौर गढ़ बन चुका है तो फिर हुकूमती सतह पर मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर या कौन से ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके? ऐसा कुछ भी नहीं। आपने कहा कि सरकारी जो महकमे इदारे हैं, निजी महकमे हैं, उनमें जो स्टाफ है उसको 50% कम किया जाएगा। हम लोग जिन इवेंट्स को कवर करते हैं या जो सरकारी महकमे इदारे हमारे पास है, वहाँ ऐसा नहीं है कुछ भी। ठीक है शाहिद सिप्रा साहब, हमें हमारे सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे ताज़ा आदाद शुमार जान लेते हैं। जाहिद चौधरी साहब बताएगा कोरोना केसेस की तादाद इस वक्त कितनी है और 24 घंटों में 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। जी बिल्कुल, लाहौर में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो केसेस में इजाफा है वो मुसलसल देखने में आ रहा है। इसके साथ साथ अमवात भी रिपोर्ट हो रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी शहर में और मजीद 7 जिंदगियां जो है वो मोहलक वायरस निकल गया और इसके साथ 224 नए मरीजों की तस्दीक भी हुई है। पंजाब भर में 355 नए केसेस सामने आए और 20 अमवात जो है वो रिपोर्ट हुई हैं और मजबूरी तौर पे पंजाब भर में जो कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा तादाद जो है वो लाहौर से है। मोर देन 50% केसेस जो है वो लाहौर से रिपोर्ट हो रहे हैं। पंजाब भर में अब तक 1,60,935 कोरोना के केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए, जिनमें से 81,457 जो कि मोर देन 50% है वो लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह पंजाब भर में अब तक इस वबा के दौरान जो अमवात हैं वो 4,900 हैं और इनमें से 1,944 जो हैं वो लाहौर से रिपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, जाहिद चौधरी साहब हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे कोरोना केसेस के हवाले से, अमवात के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। और शाहिद सिप्रा साहब वही बात आ गई कि अदाद शुमार जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, उनको कंट्रोल कैसे करना है वो इसी तरह ज़रूरी है कि अवाम को आप एतमाद में लेंगे और जब तक आप अवाम को एतमाद में नहीं लेंगे वो आपकी बात सुनेंगे भी नहीं। देखें, सख्ती जितनी मर्जी कर लेना, जिसने रोजगार के लिए निकलना है, जिसने अपने खानदान की कफालत करनी है, जिसको पता है कि मैंने सारा दिन मजदूरी करनी है और 1,000-1,200 लेकर शाम आना है, तो उसने घर से निकलना ही निकलना है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब कोरोना में जब लॉकडाउन लगा तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ या आपका मजदूर तबका हुआ, या सफेद पोश जो आदमी है, जो तनख्वाहदार तबका है, वो इफेक्ट हुआ। और उसके बाद छोटा ताजर जो रेडी बान है, जो आपकी दुकानों के मार्केट के सामने छोटे से अपनी रेडी लगाकर जो है वो अपनी कमाई का जरिया उसने बनाया हुआ, वो हुआ। अच्छा, हुकूमत कहती है ठीक है, बिल्कुल ठीक कहती है कि हम किसी का रोजगार नहीं छीनना चाहते, हम किसी के घरों में फाके नहीं डालना चाहते, महंगाई की वजह से तो है लेकिन इस कोरोना वायरस की वजह से नहीं डालना चाहते। लेकिन जो आप SOPs बनाते हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मास्क का पहनना है। बिल्कुल, आप मास्क का पहनना भी यकीनी नहीं बना सके। सैनिटाइजर तो बहुत दूर की बात, समाजी फासला तो बहुत ही दूर रह जाता है ना, अब उसको तो छोड़ दें। तो हमारे पास जो गुंजान आबाद जो गुंजान मार्केट्स हैं, अगर हम उनमें चले जाएं, उसमें कौन सी आपकी बागबानपुरा है, इचरा है, रामगढ़ और राजगढ़, ये 3-4 मार्केट्स हैं। इसमें देखें एक गली में सारी मार्केट बनी हुई है और हजारों की तादाद में, और आजकल शादियों का सीजन है, आपको मैं माजरत के साथ खवातीन की तादाद वहां पर ज्यादा नजर आती है। किसी जगह पर जब इन SOPs पर अमल दरामद नहीं होगा और उसके बाद आप कहें कि हम लोग इसको कंट्रोल कर लेंगे या इससे हम निकल जाएंगे, तो ये पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। देखते हैं कि अब हुकूमत जो है वो क्या इंतजामात करती है। गर्मियां आ रही हैं और पिछले साल की तरह अगर केसेस बढ़ना शुरू हो गए तो इकदामात की तरफ ही हम देखेंगे। ब्रेक का टाइम है और ब्रेक के बाद चूंकि हम अभी भी बात कर रहे थे लोड शेडिंग के हवाले से, तो जनाब लेस्को की एक खबर है, उस पर तज्जिया लेंगे। शाहिद सिप्रा साहब का भी हमारे साथ रहेगा।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और बात कर रहे थे हम लेस्को के हवाले से, और शाहिद सिप्रा साहब आप ही की ये स्टोरी है। और करप्शन करप्शन करप्शन, एक तरफ हुकूमत कहती है हमने करप्शन की रोकथाम में बहुत कुछ कर लिया है, सारे करप्ट अफराद को हमने जेल के अंदर यानी कि सारी अपोजिशन अगर जेल में है तो सारे करप्ट अफराद जेल में हैं, तो फिर ऐसी चीजें नहीं, मैं तो कहता हूँ कि नए पाकिस्तान में करप्शन का रेट्स बढ़े हैं। वो तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में साबित भी हो गया। करप्शन के रेट्स बढ़े हैं और लोग जो कुछ काम हो जाते थे वो उनसे भी कासिर हैं, वो नहीं करवा पा रहे। हम इस पे आ जाते हैं कि ये लेस्को ने खरीदारी किस पे भी की कि 200 केवी के ट्रांसफार्मर्स, ये आम तौर पर हमारा जो डोमेस्टिक सेक्टर है उसमें लगे होते हैं। 50, 100, 200 केवी और 400 बहुत कम है, 630 तक भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 200 ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब लेस्को ने जब इसकी खरीदारी की और इसका टेंडर दिया गया, उसमें जिन कंपनीज ने अप्लाई किया उनकी जानिब से इस बात की यकीन दहानी करवाई गई कि ट्रांसफार्मर जो मटेरियल इस्तेमाल होगा वो इटली का होगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, इटली के ट्रांसफार्मर्स के हवाले से ही पास किए गए। हाँ जी, टेंडर भी वही, कीमत भी वही मुख्तस की गई और उसका जो रेट मुकर्रर किया गया वो भी उसके मुताबिक किया गया। लेकिन जब आपने इसकी खरीदारी की और जब आपके पास मटेरियल पहुंचा, उसमें चाइना का मटेरियल इस्तेमाल किया गया जिसकी कीमत कम थी। अच्छा, चाइना का मटेरियल, जब भी चाइना का नाम आता है लोग सारे समझ जाते हैं कि चाइना का मटेरियल किस तरह चलेगा। इसमें मेरे ख्याल में ज्यादा हम डिटेल में जाएंगे तो और बात किसी और तरफ चली जाएगी। बात यह है कि आपने खरीदा और उस इटली और चाइना के दरमियान जो कीमत थी उसकी वजह से 49 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा कंपनी को। मुझे ये बताएं कि उन लोगों को अब आपने ढूंढना है कि जो मटेरियल मैनेजमेंट लेस्को का डिपार्टमेंट है और उसके बाद आपकी जो इंस्पेक्शन है, पूरा मटेरियल इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है, वो आपको बैरून मुल्क भी भेजते हैं कि आप मटेरियल की इंस्पेक्शन करके आए और वहाँ आप अप्रूवल देकर आते हैं, उसके बाद यहाँ मटेरियल आता है। वो मटेरियल जिसकी आपने अप्रूवल दी, जिसकी आपने इंस्पेक्शन की, जिसके आपने फंड्स मुख्तस किए, रेट मुकर्रर हुआ, वो नहीं मिला आपको, तो फिर जिम्मेदारों का तयन किसने करना है? बिल्कुल ऐसे ही है। 49 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 49 करोड़ के नुकसान की वजह से इसमें बेनिफिशियरी कौन है? कंपनीज को, लेस्को को तो नुकसान हो गया। जो कंपनीज देने वाली हैं, चाहे वो चीन की है चाहे वो इटालियन कोई भी है, वो भी बेनिफिशियरी है। लेकिन दरमियान में जिसने ये काम किया, जिसने अहम किरदार अदा किया, वो कहाँ पे गया? उसने कितना पैसा इसमें से कमाया? उन जिम्मेदारों का बेसिकली तयन करने का जो है वो जरूरी है। बात यह है कि 49 करोड़ नुकसान हो गया, कंपनी अरबों किया, उसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इससे बराह रास्त जो ज्यादा नुकसान है वो कंज्यूमर का नुकसान है। मौसम गर्मा आएगा, आपके इलाके में या किसी इलाके में ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया, अगले 10-12 घंटे 24 घंटे ट्रांसफार्मर नहीं रिप्लेस होना। डैमेज क्यों हुआ? आपका नाकिस मटेरियल, बारिश हुई, आपका ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया जी, वो उसकी आवाज आ गई जी, वो उसके बाद खत्म हो गया। अच्छा, क्या हुआ? जब ट्रांसफार्मर डैमेज हुआ, उसको लाइन सुपरिटेंडेंट ने बनवाना है, वो आपका कॉपर निकालेगा, वो सिल्वर इस्तेमाल करेगा, अगली दफा फिर आप वो उससे भी ज्यादा नाकिस हो जाएगा। जब दोबारा उसी सिस्टम में लगेगा फिर वो डैमेज होगा, फिर बिजली बंद होगी। मुझे ये बताएं कि एक तरफ कंपनी को नुकसान, दूसरी तरफ जो आपका कंज्यूमर है वो इससे सफर हो रहा है और आप ऐलान करते हैं कि हम सार्फिन को बिला तअत्तुल बिजली देंगे, तो इन मामलात में कैसे चलेगा सिस्टम? ऐसे ही है। इसलिए इन जिम्मेदारों को तयन करना चाहिए। अब देखते हैं अगर नया बोर्ड भी आ गया, नया सीओ भी आ गया, अब वो कहां तक लेकर जाते हैं इन केसेस को। लेकिन ये रिपोर्ट तो सामने आ गई। हमने देखा कि हमेशा तकर्री और तबादले तो होते रहते हैं और इस हुकूमत में तो एक महीने बाद भी हमने बहुत से महकमों में तकर्री और तबादले देखे हैं। लेकिन क्या होता है, JITs तक बन जाती हैं, ठीक है, आपकी तहकीकात भी हो जाती हैं और आपको पता भी चल जाता है। लेकिन हमें इतने केसेस में हमने JITs को बनते हुए देखा, उनकी रिपोर्ट सामने भी आ गई, हमने शाया भी की, हमने नशर भी की। मुल्जिमान का पता चलने के बावजूद मुल्जिमान को छुपा दिया जाता है ऐन वक्त पे आके। तो मुझे लगता है कि अब देखें ना, अगर 49 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है, अगर इसमें खुर्द-बुर्द हुई है तो बहुत से लोगों को पता था, ये एक बंदे का काम तो नहीं है। देखिए, अप्रूवल हुआ है, इसका मतलब है बहुत से बंदे इसमें शरीक हैं। हाँ, मैं इसमें थोड़ा अगर डिटेल में जाऊं, जब ट्रांसफार्मर की खरीदारी का आप टेंडर करते हैं, उसमें सीओ भी है, GM टेक्निकल भी आपका है, चीफ इंजीनियर मटेरियल मैनेजमेंट भी है, चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट भी बैठा होगा। ये सब लोग बैठे होंगे, ये उन्हीं के सरबराही में टेंडर जो है ओपन हुआ होगा, उसके बाद ये सारी चीजें की गई। छोटे बंदे ने क्या करना है? छोटे बंदे अप्रूव जिन्होंने करना है, ये हाई लेवल की गेम है, ये वहां पर होता है। आपने बात की कि हमारे यहाँ इंक्वायरीज हो जाती हैं, तहकीकाती कमीशन बन जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। अलमिया यही है कि जब तक हमारे मुल्क में जजा सजा का अमल नहीं होगा तब तक कुछ पॉसिबल नहीं। हर किसी को पता है कि करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की करप्शन करे
आखिर में क्या होगा, सस्पेंशन होगी, 3-4 महीने घर गुजारे, तनख्वाह तो मिलती रहेगी, दोबारा किसी और पोस्ट पे आ जाए। और हमारे वजीर आजम का बयान, चूंकि अब बार बार मुझे इसलिए ये बयान याद आता है क्योंकि वजीर आजम ने जब वो अपोजिशन में थे तब भी इस तरह के बयान देते थे, और हुकूमत में आने के बाद भी बार बार इस तरह के बयान देते हैं कि करप्शन को हमने ख़त्म करना है, और जब बड़े लोगों को हम करप्ट जो बड़े बंदे हैं उनको ख़त्म कर देंगे तो छोटा तबका खुद ही ठीक हो जाएगा। तो ये देखें ना, हमारे सामने इतनी करप्शन आ रही है, इतनी करप्शन आ रही है, कैसे इनको ठीक किया जाएगा? अभी तक हमें कोई भी चीज़ ठीक होती नज़र नहीं आ रही है। देखें प्राइम मिनिस्टर साहब के बयानात तो फिर मैं उस पर क्या कहूँ, वो तो सुहाने ख्वाब ही हुआ करते हैं। मेरे ख्याल में कोई ऐसा बयान नहीं है जिस पर आज तक उस पर अमल दरामद हुआ। वो आवाम को खुश करते हैं लेकिन अगले लम्हे कुछ ऐसा हो जाता है कि यूटर्न आ जाता है। बात यह है कि लेस्को आपके मुल्क की सबसे बड़ी तकसीम कार कंपनी है। 50 लाख कंज्यूमर्स को ये जो है फीड करती है। 50 लाख कंज्यूमर की हामिल कंपनी में, और फिर लाहौर शहर में जिसका हेड ऑफिस हो, लाहौर शहर में जिसकी मॉनिटरिंग हो रही हो, उसमें बैठकर अगर इस तरह के मामलात आपके सामने आएंगे और करोड़ों रुपए के जो निचली सतह पर और चाहे ऊपर के लोग जो हैं इसमें करप्शन कर लेंगे तो फिर हालात तो किसी और तरफ चले जाएंगे। बात यही होती है कि नाकिस मटेरियल जब आप खरीदेंगे, सिस्टम नहीं चलेगा, सिस्टम नहीं चलेगा तो लोग घरों से निकलेंगे, एहतजाज होगा तो फिर कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। जी चीफ एग्जीक्यूटिव को हटा दें। तो एहतजाज का भी एक्शन नहीं लिया जाता है। इतने इदारों से जो छोटे तबके हैं और मुलाजमीन हैं, गरीब गुरबा, वो तो पैसे मांग रहे हैं ना, वो तो तनख्वाहें मांग रहे हैं। वो तो ये कहते हैं कि हम डेली वेजेस हैं, वो ये कहते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट्स वाले हैं। को क्या रिएक्शन उनकी हुकूमत की जानिब से क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा। तो क्या होगा? देखें वो तो मैं आपको एक इसमें लेस्को के साथ रिलेटेड एक बता देता हूँ कि ये प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं इन कंपनीज की। बिल्कुल ठीक है, इस पर आपकी वो हमने अपने शो में पहले भी बात की थी। प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, सब कुछ बेच देना है। पाकिस्तान की हर एक इदारा, हर एक चीज कर्जे पे दे देनी है, बेच देनी है, और कहेंगे देखें हमने कितना अच्छा करते हैं। हाँ, तो बस यही है ना। देखें अब यूनियन जो है और मुलाजमीन हर हफ्ते एहतजाज कर रहे हैं और वो एक ही मुतालबा कर रहे हैं उनके लीडरान कि आप लोग मजाकरात करें। माजी की हुकूमतों में जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की, लेकिन मजाकरात हुए। मजाकरात में बैठकर अगर किसी बात पर मजदूर तबका या यूनियंस के लीडरान या कोई भी बंदा अगर आपको कायल कर लेता है कि प्राइवेटाइजेशन नुकसानदेह है, तो मेरे ख्याल में मजाकरात करने में कोई ऐसी बात नहीं कि अपना है। और हर चीज का हल अगर मुज़ाकरात से हो सकता है, पीपल्स पार्टी तो आपको क्या जरूरत है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने भी कोशिश की कि प्राइवेटाइजेशन की जाए, उस वक्त भी मजाकरात हुए। आज भी आपकी यूनियन और मुलाजमीन यही आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि मजाकरात के टेबल पर आए, हम लोगों से बात करें, अरबों खरबों रुपए की कंपनीज जो है औने पौने दामों ना फरोख्त करें। और बिलखसूस एग्जाम्पल दी जाती है के इलेक्ट्रिक की। कराची में देखें आज तक बिजली लातुल ना दे सकी। उसके बाद आपकी अमवात जो है वो देख लें, बारिश हो, मानसून में क्या हालात होते हैं, लगने से इतने लोग मर जाते हैं। तो फिर आप प्राइवेटाइजेशन जब हो जाएगी कंज्यूमर की कोई नहीं सुनेगा। गवर्नमेंट लेवल पर किसी न किसी जगह पर जाकर प्रेशर होता है आप पर, गवर्नमेंट के मुलाजमीन आपकी सुन लेते हैं। जब एक ठेकेदार आकर बैठ जाएगा तो जो अब सुनी जाती है वो भी नहीं सुनी जाएगी। वो जब नहीं सुनी जाएगी तो मेरे ख्याल में मुश्किलात बढ़ेंगी। इसलिए इन सब चीज़ों से निकल कर जो आप कहते हैं कि करप्शन फ्री हमने पाकिस्तान को बनाना है, तो फिर करप्शन फ्री बनाने के लिए जजा सजा का अमल तेज करें, लोगों को कानून के कटहरे में लाएं, लोगों को सजा दें कि आपने ये करप्शन की है, आपको ये हड़प करने नहीं देंगे। छोटा है, सबका एहतसाब जरूरी बनाएंगे, तभी करप्शन पे काबू पाया जा सकेगा। बिल्कुल ठीक बात की है शाहिद सिप्रा साहब आपने। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक और दावा किया गया है सरकारी जमीन वागुजार कराने के हवाले से, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि एक और दावा किया गया है, सरकारी ज़मीन वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन किया गया और अरबों की 239 केनाल छुड़ाने का दावा किया गया है। शाहिद सिप्रा साहब, दावा ही लगता है। देखें सबसे पहले तो उनको ढूंढे ना जिन लोगों ने ये कब्जे करवाए हैं। बिल्कुल ठीक है ना, कब्जा माफिया पे तो आप काबू पा नहीं सके हैं। कंस्ट्रक्शन हो गई, आपका प्लॉट जो है उस पर कब्जा हुआ। किस तरह कब्जा होता है कि आपने आखिर उस पर तामीर शुरू करनी है, ईंटें आएंगी, दीगर जो मटेरियल है वो पहुंचेगा, मजदूर काम करेंगे और जो हमसाए हैं सबको पता है। हमें तो पता नहीं चला, हम तो सो रहे थे और रातों रात जो है ना वो बिल्डिंग बन गई। ऐसा थोड़ी होता है। देखें वो कह रहे हैं कि हमने प्लाजे गिराए हैं, तो प्लाजा बनाने में तो आपको महीने दरकार है ना जब बने होगा। बात ये कि इनकी मिली भगत से सारी चीजें होती हैं। आप देखें तहसील सिटी है, तहसील कैंट है और उसके बाद तहसील मॉडल टाउन है। चले तहसील सिटी जो है आपकी गुंजान आबाद इलाका, आपका अंदरून लाहौर का शहर का इलाका है।
मंजिला प्लाजा में ठीक स्मार्ट है, करना कोई हाँ। आसान काम थोड़ी है। 3 मंजिला प्लाजा कब बना, उस वक्त आपका एलडीए कहाँ पर था, आपका मुतलका इदारा कहाँ पे था, आपके इंस्पेक्टर्स जो रोजाना, मुझे ये बताएं, एक गली में ना और एक छोटा सा आप कुछ बनाना शुरू कर देना, आपकी टाउन इंतजामिया आ जाती है, जिनको आजकल जोन का नाम दिया गया कि ये क्यों बना रहे हैं, आप एक्सटेंशन कर रहे हैं, अप्रूवल ली कि नहीं ली। यहाँ पूरे पूरे प्लाजे खड़े कर दिए जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं होता। बात यही है, चलें ठीक है, बहुत अच्छा इकदाम है, हमें सराहना भी चाहिए कि नए पाकिस्तान में आप कहते हैं कि कब्जा माफिया से हम जो जमीन है सरकारी वागजार करवा रहे हैं, अच्छी बात है, आप करवाएं, अरबों की हो खरबों की हो, लेकिन उन चीजों का उन लोगों का जरूर तयन किया जाए जो इसमें मुलविस थे या हैं या जिनकी ईमा पर या जो बेनिफिशियरी हैं। अगर आप उनको ही नहीं पकड़ेंगे तो वो तो आगे भी यही काम आगे करते यही रहेंगे। होगा। तो आप कितनी जमीनों को वागुजार कराने के लिए कितने प्लाजे आप गिराएंगे, कितना नुकसान करेंगे। जिन हजरात के प्लाजे हैं एग्जैक्टली उन्होंने तो पैसे देकर या उन्होंने अप्रूवल लेके ही ये चीज़ें की हुई हैं, तो उनका तो सड़कों पे निकलना भी जायज़ है। लेकिन वो अलग बात है कि कब्ज़ा माफिया है, इसलिए इन चीज़ों पे ऑपरेशन करना भी ज़रूरी है। लेकिन आपकी वाली बात कि जो एक्चुअली मुलजिम ही मैं कहूँगी, ये मुजरिम ही होते हैं जो ऐसे हरकतें करते हैं, तो उनका पहले आप तायुन करें, उनको तो पकड़ें, उसके बाद ही आप कुछ कर सकेंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपकी सरकार और आपकी रियासत के इदारे जब खामोश तमाशाई बने बैठेंगे और उसके बाद उनको नहीं रोकेंगे और उन्हीं की मिली भगत से, कब्जा हमेशा सरकारी जमीन पर आम आदमी करता नहीं है, बाअसर सियासी लोग हैं, बाअसर कब्जा माफी होता है या फिर फ्रंट पे कोई और होता है, बैक फुट पे उनको पुष्पनाही कोई और कर रहा होता है, पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारे, सब लोगों को मिलाया जाता है और उसके बाद ये चीजें होती हैं, अदरवाइज नहीं होती। मैं आपको बताऊं, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मेरे पास महकमा औकाफ है, महकमा औकाफ की कई एकड़ अराजी जो है उस पर कब्जा है। आज क्यों कब्जा है कि सरकार उनको सपोर्ट नहीं करती, सरकार सपोर्ट नहीं करती तो वो नहीं वागजार करवा सकती। आज है मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर के लिए ये सुनहरी मौका है, चलें कुछ तो गवर्नमेंट कुछ तो किसी जगह पर तो आप तो सपोर्ट कर रही है ना, तो आप उन तमाम अराजी को वागजार करवा लें। लेकिन यहाँ क्या होता है कि ये आज वागजार करवाने का ऑपरेशन हुआ है, बाकी लोगों को जब पता चला कि ऑपरेशन हो रहा है वो आपकी अदालतों में चले जाएंगे, ऐसे ही है, वो कोई ना कोई पेपर लेकर अदालत में जाएंगे, अदालत ये देखें जी मैंने तो खरीदा था या स्टाम्प पेपर, और बड़ा आसान है कि आप अदालत से हुक्म इम्तनाई लेकर आएं और वो चीज़ फिर लटक जाती है, चाहे अदालत उसमें बाद में हुक्म इम्तनाई दे ना दे, वो केस ख़त्म हो जाए, लेकिन एक वक्त में जो एक जज्बा है जिसके साथ आप कार्रवाई कर रहे हैं, ये ऑपरेशन शुरू किया गया है, वो खामोश हो जाता है। बात यह है कि इन अरबों रुपए की आपने वागजार तो करवा ली है ना, उन लोगों को भी सामने लाया जाए। मेरे ख्याल में कौम को दिखाना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो सरकारी प्रॉपर्टीज पर, अराजी पर जो है कब्जा करवाते हैं और उसकी वजह से करोड़ों रुपए कमाते हैं, अरबों रुपए का नुकसान गवर्नमेंट को पहुंचाते हैं, तो ये लोग आपके मुजरिम हैं, उनको सामने लाया जाए। हमारे यहाँ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सजा भी दी जाए। सजा कौन देगा? सजा का अगर निजाम आप नहीं करेंगे, वो मुझे बताएं, मैं बता देता हूँ इसमें कौन कौन जिम्मेदार होगा। आपका सरे फरिश्त आपका पटवारी होगा, पटवारी ने ही आपको बताया होगा कि इसका खसरा कौन सा है, इसकी गिरदावरी कहाँ पे चल रही है, ये किसके नाम पर है, ये सब चीज जब कब्जा माफिया शुरू होगा आपके पटवारी से आगाज हुआ होगा। पटवारी ने इस बात की निशानदही की होगी कि ये जो अराजी पड़ी है, ये इतने मरले या इतने कनाल है, ये सरकार की पड़ी है, उसके आप उसको पकड़े, सब चीजें बता देगा। अच्छा, पटवारी ने पैसे लेकर किया या पटवारी ने किसी अपने सियासी बुनियाद पर किया या फिर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी दबाव पर किया, ये सब चीजें आप पटवारी से पूछ सकते हैं। इसमें सरगना जो है टॉप पे क्या होता है, आपकी पटवारी है, उसके बाद आपकी तहसील के लोग हैं, उसके बाद आपका तहसीलदार है, ये सब लोग हैं। मुझे ये बताएं कि हमारे पास हमारा पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, रेवेन्यू का स्ट्रक्चर मौजूद है, आपके एलडीए मौजूद है जो इन चीज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती है, उसके बावजूद अगर प्लाजे बन जाए तो और फिर मेरे ख्याल में बात ना ही करें, आप एलडीए के ऑफिस में जाएं तो केसेस की फाइल्स पड़ी होती हैं और वहाँ पे बैठे हुए अफराद क्या कर रहे होते हैं ये मैं भी जानती हूं, वो फाइलें वहाँ पड़ी रहती हैं, यहाँ पे प्लाजे बन जाते हैं, तो हालात तो यही है ना, ये किस तरह बन जाते हैं। बात ये बिल्कुल दावा बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि हमें थोड़ा अप्रिशिएट इनको करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिम्मेदारों को सामने लाकर सजा देने की जरूरत है। बिल्कुल, सजा और जजा का निज़ाम बहुत ज़रूरी है और आज के शो में हम बार बार इस बात को हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तक आप सजा नहीं देंगे मुजरिमान को, तब तक सूरत हाल पे काबू नहीं पाया जा सकता। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमने आज फिर से बात करनी है महंगाई की।
वेलकम बैक नाज़रीन। और डेली ही हम इस टॉपिक को जो है वो शायद सिप्रा साहब ज़रूर डिस्कस करते हैं, महंगाई, क्योंकि डेली ही कोई ना कोई चीज़ महंगी होती है और डेली ही महंगाई के ख़िलाफ़ आवाम जो है वो सड़कों पर आती है। और आज भी गैस की अदम फराहमी और बिजली महंगी होने की वजह से शहरियों ने रैली निकाली थी और मुजाहिरा हुआ था। बस ख़त्म हो गया ना मुजाहिरा, वो चल गया, टीवी पे आ गया। अब बात तो ये ना, उस बात का किसी ने नोटिस लिया? अच्छा, ये किस हल्के में हुआ है कि आपके विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब और उसके साथ सूबाई वज़ीर मियाँ महमूद रशीद MP है, वहाँ से एक MNA है और एक MP है, उनके हल्के में हो रहा है। मुझे ये बताएं कि जहाँ पर आपके MNA और MPA आपके साहिब इक़्तिदार लोगों में से हों, तो वहाँ अगर ये मसाइल हल नहीं होते तो फिर बाकी एरियाज़ जो अपोजिशन के हैं, जहाँ से अपोजिशन जीती हुई है, तो वहाँ क्या हालात होंगे? ये जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से रैली निकाली गई और इस बात की कड़ी है जो उनके अमीर की जानिब से ऐलान किया गया था कि हम हर इलाके में, हर शहर में अब एहतजाज करेंगे। अच्छा, अब इसका क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था? महंगाई। वो तो आप छोड़ दें, आपके सामने ही है, हर बंदे के सामने, हर बंदे को पता है, हर घर का बजट जो है इससे मुतासिर हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। दाल ले लें, घी, चीनी, चाय, दूध, मैं कहता हूँ जो चीज मर्जी पकड़ लें, कीमतें आसमान पर चली गई हैं। ऐसे ही है। दूसरी बात इसमें क्या थी एहतजाज में कि अलामा इकबाल टाउन जो है उसका सीवरेज का प्रॉब्लम जो है वो हल नहीं हुआ। अच्छा, मुझे बताएं कि ये तो MP और MNA का काम है कि आपने डेवलपमेंट और तरक्याती काम ये जो सीवरेज के करवाने हैं ये आपके MNA और MPA करवाते हैं और लोग उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। अगर आप इक़्तिदार में होकर भी अगर मसाइल हल नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा लोगों के लिए परेशानी का बायस और क्या चीज़ हो सकती है। उसके साथ क्या था, गैस भी नहीं आ रही। गैस तो बहुत सारे इलाकों में नहीं आ रही, लेकिन ये लोग सरापा एहतजाज इसलिए बने कि उनका जो NA का हल्का है या PP का हल्का है उसमें गैस नहीं आ रही। गैस के क्या मसाइल हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा सिस्टम जो है वो 25, 30, 35 साल पुराना है। अलामा इकबाल टाउन के भी पाइपलाइंस जो है वो 30-25 साल पुराने होंगे। अब उनको दोबारा उसमें तब्दील किया जाए या नए पाइपलाइंस बिछाए जाएं तो उसके लिए आपका MNA जो कोटा है उससे पैसे मिलते हैं। सुई नॉर्दर्न उस वक्त काम करती है जब MNA उसको स्वाब दीदी फंड्स कहा जाता है और देता कौन है? प्राइम मिनिस्टर देता है। तो मेरे ख्याल में MNA तो वो तो ख्वाब तो छोड़ दें कि उनको प्राइम मिनिस्टर स्वाब दीदी फंड्स देंगे और वो विफाक के जितने इदारे हैं उनके जरिए वो अपने डेवलपमेंट काम करवा सकेंगे। इसलिए लोग एहतजाज करते रहेंगे, लोग महंगाई के खिलाफ इस रापा एहतजाज बने रहेंगे, मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। सीवरेज हो, गैस हो, बिजली के मसाइल तो आपके MNA MPs ने करवाने ही होते हैं। आप वुज़रा होकर नहीं करवा पा रहे तो इसका क्या मतलब है कि आप संजीदा ही नहीं है कि इनके मसाइल हल किए जाए। सियासत को निकाल दें। मैं इस पे आता हूं। बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी में चाहिए। आपको लाइट भी चाहिए, आपको गैस भी चाहिए, तो ये तो वो चीज़ें हैं। और आप इन्हीं पे अगर काबू नहीं पा रहे हैं, इन्हीं मसाइल को हल नहीं कर रहे हैं, तो फिर बाकी चीज़ें तो आप छोड़ ही देना। हम निकल जाते हैं, हम जमीयत उलमा इस्लाम से भी निकल जाते हैं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी निकल जाते हैं। हम सिर्फ आ जाते हैं शहरियों पर और उसके बाद आज बात कर लेते हैं कि आपके MNA और MPA पर बात कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि जिन लोगों को आप कहते हैं कि हम वोट लेकर आए हैं और हम लोग इलेक्ट होकर आए हैं, जिन लोगों ने आपको लाखों वोट दिए हैं, तो उनकी बात सुनना किसकी जिम्मेदारी है? इन लोगों की जिम्मेदारी है। आप, मैं कहता हूँ जमीयत उलमा इस्लाम को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन लोग उसमें आए, लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इसका क्या मतलब है कि लोगों को मसाइल का सामना है और मसाइल का हल करना ये इनकी जिम्मेदारी। अगर नहीं करेंगे तो उन्होंने बड़ी धमकी लगाई कि हम लोग दोनों बुजुर्ग जो हैं उनके घर के बाहर एहतजाज करेंगे। मुझे बताएं, बिल्कुल नहीं, क्या होगा? फिर भी कुछ नहीं होना। फिर क्या होगा? FIR होंगी, फिर मुकदमा दर्ज होंगे। आपने विफाकी वजीर और सूबाई वजीर के घर के बाहर जो हमला, वो एहतजाज नहीं होगा, वो हमला बन जाएगा। वो हमला बनेगा तो मामला मजीद संगीन हो जाएंगे। इसलिए ये जो दोनों बुजुर्ग साहब हैं इनको सोचना चाहिए। चलें, पाकिस्तान को छोड़ दें, कम से कम अपना जो हल्का है आपका PP का या NA का, उसमें तो मसाइल हल करें। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा शाहिद सिप्रा साहब, ये तो वही बात हो गई कि अभी सिर्फ गैस और बिजली की अदम फराहमी पे इस तरह के एहतजाज किया गया है। और अब देखें, आपकी वाली बात के वुज़रा के घर के सामने जाते हैं, उससे पहले ही अगर इन वुज़रा को थोड़ा सा किसी ने अकल दे दी तो शायद ये उनके मसाइल तो नहीं हल होंगे। वो तो हमें पता है मसला नहीं हल होगा। शायद एहतजाज करने वालों के दरमियान बैठ के शायद मुज़ाकरात की जानिब बढ़ ही जाएँ, क्योंकि मेरे ख्याल से अवाम में इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है कि उनको इस चीज़ की अभी फ़िलहाल इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जितने भी वुज़रा हैं एटलीस्ट उनकी बात ही सुन लें, क्योंकि बात भी नहीं ना सुनते हैं।
उनके पास आते ही नहीं है, मुज़ाकरात तो दूर की बात है, आप रेडी ही नहीं हैं आवाम की बात सुनने के लिए। एग्जैक्टली देखिए, सियासत इसका नाम नहीं है। सियासत जो है आपकी थाना कचहरी और उसके बाद आपके डेरे की सियासत होती है, गली मोहल्ले की सियासत होती है। अगर आपने इन लोगों ने अगर सियासत करनी है तो मेरे ख्याल में तो आइंदा ये सियासत वो अगर पीटीआई के निशान से कर रहे हैं तो वो तो सियासत इनकी अब नहीं होने वाली। बात ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इन लोगों के मसाइल सुनना इनकी जिम्मेदारी है। इन लोगों ने वोट दिया है ना, ये इनके लिए कोई कहीं ना कहीं कैंप्स इनमें से लोगों ने लगाए होंगे, आपके पोलिंग स्टेशन पर लोग बैठे होंगे, पहरा दिया होगा, वोटर्स को निकाला होगा। ये सारे मामला उस स्ट्रगल को कम से कम देखें, और उस स्ट्रगल के बाद भी अगर आप उनको कुछ पे नहीं कर पा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि आप खामोश हैं, आप कुछ सुनना नहीं चाहिए। इसलिए इस आमरीयत से, इस डिक्टेटर परवाह नहीं है, परवाह नहीं है। जब परवाह नहीं है तो फिर लोग आइंदा भी आपकी परवाह नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही। फिर हालात किसी और तरफ चले जाएंगे। अब वो चीज दिखना शुरू हो गई है कि अवाम को बस या फिर मेरे ख्याल में अपनी जुर्रत पड़ का गई है। मुजाहरा नहीं कर रहे कि हम हल्के में जाएंगे तो लोग जो एहतजाज करेंगे, मुझे तो ये लग रहा है। काफी वज़रा की हमने ऐसी फुटेजेस हुआ है, देखी मामला हैं जो है। गए हैं और वहां पे आवाम ने उनको आड़े हाथों लिया। आड़े हाथों, मुझे ये बताएं जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, गरीब आदमी क्या आड़े हाथों नहीं लेगा, क्या इनको हार पहनाएगा? कभी भी नहीं पॉसिबल। मुझे अब ये लग रहा है कि ये वो जुर्रत का मुजाहरा नहीं कर पाएंगे कि अवाम में जाएं। कहते तो हैं कि हम अवाम में जाएंगे और बात करेंगे। मुझे बताएं कि आपके एनए और पीपी का हल्का है, चले विफाकी वजीर को छोड़ दें, आपके जो सूबाई वजीर साहब हैं वो तो यहीं पर होते हैं ना, वो बुला लें, छोड़ दें जमीयत उलमा इस्लाम को, आप शहरियों को बुला लें। आप जो शहरी जो मुझसे मुतासिर हो रहे हैं उनसे बुलें, उनको बताएं, आपके मोहल्ले की कमेटियां होती हैं, हर चीज़ है हमारे पास। लेकिन बात जब सुननी नहीं है, जब किसी तरफ ध्यान ही नहीं देना, तो फिर यही हालात होंगे। लोग रैलियां निकालें, एहतजाज करें, नो प्रॉब्लम, हुकूमत के लिए कोई इसमें मसला नहीं है। मसाइल हल हों ना हो, हुकूमत इससे कोई कंसर्न नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि हमारे साल पूरे हो रहे हैं, बिजली नहीं है तो वो बात वो बिल्कुल ठीक है, बिजली नहीं है तो एनआरओ नहीं दूंगा, हम 5 साल पूरे करेंगे, गैस नहीं है तो एनआरओ नहीं दूंगा। इससे मुझे ये बताएं, एनआरओ से गरीब आदमी और मेरा और आपका क्या ताल्लुक है? हम लोगों ने तो कमाकर खाना है ना, हमारे तो अपने मसाइल हैं। और अवाम को तो पता भी नहीं है एनआरओ का मतलब क्या होता पता है। तो सियासी मफाद अपनी जगह पर होंगे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। सियासी इनको हो सकता है फायदा, लेकिन अवाम से इनको कोई फायदा नहीं। अवाम ने ही आपको वोट देकर आपको हुक्मरान बनाया है, और अगर आप अवाम का ही ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी हुक्मरानी का कोई फ़ायदा नहीं है। लम्हा फ़िक्रिया है कि हुकूमत को अवाम की फ़िक्र नहीं है। शाहिद सिप्रा साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में आज मौजूद थे, टाइम बहुत कम है और आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी आप यहीं पे रहें क्योंकि नाज़रीन सब जानते हैं कि अना यूसुफ हमारे शो के होस्ट जो हैं उनकी शादी अब माशाल्लाह हो चुकी है, और ये आप देख सकते हैं ये कल उनके वलीमा की सेरेमनी है, और माशाल्लाह कल अना बहुत खुश लग रही थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। और मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, पूरे सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से अना आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, और हम सब की दुआएं हैं कि आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें, आमीन। और एक मोन्टाज हमने बनाया, हमारी टीम ने बनाया है, वो मैं दिखाना चाहूँगी बारात और वलीमे का। और अना अगर आप ये शो देख रहे हो तो यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह, ऐसे ही हमेशा खुश रहो। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक नाज़रीन। और मौजूदा दौर की अगर बात करें तो ज़िंदगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की वजह से और हमारी जो सहूलियात की चीज़ें हैं वो हमें मिल तो गई हैं, उससे जितनी ज़िंदगी आसान हो गई है वहाँ पे अफरा तफरी जो है वो बढ़ गई है। आपका डिप्रेशन बढ़ गया है, आप में एंजाइटी बढ़ गई है और इतनी ज़्यादा हो गई है, और सिर्फ बुढ़ापे में या नौजवान नस्ल में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी अब एंजाइटी और डिप्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा इस हद तक जाना शुरू हो गया है कि वो खुदकुशी की जानिब आ गए हैं। आज हमारा टॉपिक भी यही है, और जो अगर हम नौजवान नस्ल और बच्चों की बात करें, क्योंकि अभी शायद उनको प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन नहीं दी जाती है, तो उनमें ड्रग्स का रुझान भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं साहबजादा काशिफ महमूद साहब, सन ऑफ वासिफ अली वासिफ हैं और राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ साथ मौजूद हैं सैयद जुल्फ़िकार हुसैन, कंसल्टेंट हैं इंसदाद मुनशियात मुहिम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल खरीब। अच्छा, जैसे कि अभी मैंने बात किया काशिफ साहब के मौजूदा दौर में ज़िंदगी तो आसान है, लेकिन उसके साथ साथ डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वैसे हमारे अगर रिलीजन की बात करें, हमारे मज़हब में डिप्रेशन मायूसी है, और बहुत सी ये नशावर जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल भी हमें हराम कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद इस दौर की बात करें
तो शायद इतनी ज़्यादा हम जो घर से तरबियत दी जाती है, हमें इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, लेकिन शायद वालिदैन की जानिब से अभी तक इन चीज़ों पे हमें उस तरह डिटेल नहीं बताई जाती है, उस तरह गाइडलाइन नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से हम नौजवान नस्ल की बात करें जिनमें टीन्स ज़्यादातर शामिल हैं, वो ड्रग्स की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। और ड्रग्स सब जानते हैं कि आपके लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, और वो इतनी नुकसानदेह होती हैं कि आप सोचने समझने की सलाहियत खो देते हैं मेरे ख्याल से, और उसके बाद आप खुदकुशी की जानिब बढ़ जाते हैं। तो बताइएगा कि मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे मज़हब में इसके हवाले से क्या क्या कहा गया है, और ताकि नौजवान नस्ल को पता चले कि हमारा मज़हब क्या है और मायूसी गुनाह क्यों है। देखिए, बात यह है कि जब आप मज़हब की बात करते हैं ना, कि माशरे के ऊपर, तो मज़हब ने तो अपनी गाइडलाइन बिल्कुल वाज़े तौर पे क्लियर कर दिया। अल्लाह ने भी फरमाया कि मेरी रहमत वसी है मेरे गज़ब से, हम रहमत के साए में हमें चलना चाहिए। ख़ुदकुशी के बारे में कहा गया कि हराम है, मायूसी है, और ये मायूसी इसलिए है कि रहमत के ऊपर आपका तसव्वुर नहीं है, आपका बेस नहीं है, आप तवक्कुल नहीं होता, तवक्कुल नहीं है आपका, और आप गाहे बगाहे जो है वो जैसे जैसे मज़हब से दूर होते जा रहे हैं, आपकी कुछ अपनी जो रवायात हैं जो बुज़ुर्गों की भी चलती आ रही हैं, उससे आप दूर होते जा रहे हैं। हमने एक किस्म का इस सोसाइटी को आइसोलेशन में धकेल दिया हुआ जी, और जब आइसोलेशन होती है तो फिर बहुत सारी खराफात और खराफाती आइडियाज़ जो हैं वो आपके, कहते हैं ना, एन एम्प्टी माइंड इज़ एन डेवल ऑफ इज़ एन फैक्ट्री ऑफ डेवल्स। तो ये जब वो हम दे रहे होते हैं, एक आइसोलेशन दे रहे होते हैं, वहाँ पे फिर हर तरह का जो चीज़ आती है। मज़हब ने तो बहुत वाज़ेह कह दिया है, लेकिन बात यह है कि मज़हब हमारी सोसाइटी के ऊपर इस वक्त इम्प्लीमेंट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। हम लोग उस तरह से मज़हब के पैरोकार हैं भी हैं। हमारी जो नौजवान नस्ल है, जिसको हम बहुत ज़ोर ज़ोर से सबक पढ़ा रहे हैं आज के मज़हब का, हम लोगों ने क्या वाकई प्रैक्टिकल शेप में आज की नौजवान नस्ल को मज़हब डिलीवर कर दिया है? क्या वो वाकई उसको दिल से मानते हैं? ये तो मज़हब एक ऐसी चीज़ है, आप और आपका अल्लाह जानता है। आप नमाज या सोशल पढ़ रहे हैं, या पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं, या आप किसी और हवाले से पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अंदर से महसूस करते हैं कि मैं वाकई अल्लाह के हुजूर हाजिर हूँ। हम मस्जिद में हैं, हम मस्जिद के बाहर हैं, हम अल्लाह को वहाँ मस्जिद में किस तरह डील करते हैं। सरकार वाइसा फरमाते थे, बल्कि कई और बुजुर्गों ने भी कहा है कि अगर मस्जिद के, चाह रही थी कि वासिफ अली वासफ साहब ने डिप्रेशन के हवाले से डिप्रेशन के हवाले से बहुत सारी आपने बातें की हुई हैं। आपने कहा है कि जो शख्स जितना अल्लाह के करीब या अल्लाह के रास्ते के करीब होगा, उतना ही वो डिप्रेशन से दूर होगा। जितना वो शख्स, अगर किसी को डिप्रेशन हो रहा हो तो कहते हैं बच्चों के साथ खेलना शुरू करते हैं, उसका डिप्रेशन दूर है। यानी कि ये भी तन्हाई से एक दूरी का नाम है। तन्हाई आपको, चूंकि वो एटमॉस्फेयर आपकी मर्जी का ही है, जो आपके ऊपर उस वक्त जहन पे गलबा छाया हुआ है, उस गलबे को ओवरकम कर रही होती है, तो आप कहीं ना कहीं पे उससे दूर होते हैं, तो फिर आप बचते हैं। वह सबके पास भी बहुत सारे लोग आते थे, बहुत कीमती टीवी चैनल्स के लोग। अब इनमें भी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल है, एक शोबिज़ है, आगे बढ़ने का एक है। मुझे लगता है जितनी ज़िंदगी में हम लोग चल रहे होते हैं, अब ख़वातीन हैं या मर्द हजरात हैं, वो सभी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी है। हम लोग अपने ऊपर शायद उस तरह ध्यान नहीं दे पाते हैं, और शायद दूसरों को देख देख के कि उसके पास ये चीज़ मौजूद है तो मेरे पास क्यों नहीं है, उसी की तगदो में रहते हैं। हमारी ख्वाहिश और हमारे हासिल में बहुत फ़र्क है। शायद ये एक वजह है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम बहुत कुछ चाहते हैं, आपको नेगेटिव करते हैं, और नेगेटिव जो है, हम जब आप बहुत कुछ चाह रहे होते हैं, लेकिन वो हासिल नहीं होता। ये हम लोग, चूँकि देखिए तरबियत बहुत ज़्यादा इसमें ना अमल दखल रखती है हमारे बुज़ुर्गों की। मुझे याद है एक दफ़ा वालिद साहब ने मुझे कहा कि एक उनके दोस्त की बेटी की शादी है, तो मुझे कहा आप चले जाओ। तो मैं वो वेस्ट कोट पहन के, शलवार कमीज़ पहन के मैं आ गया। तो मुझे कहते हैं तुम्हें पता है कहाँ जा रहे हो? मैं कहा जी पीसी में शादी है जी। फिर कहते हैं अच्छा वो लोग कैसे हैं? मैंने कहा जी वो बैंक में होते हैं, मुझे अंकल पता है उनका। कहता है तुम्हें पता है वहाँ पे सब लोग पैंट कोट में पहन के आए होंगे, और तुम शलवार कमीज़ में पहन के जा रहे हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो मैंने एकदम से ऐसे सोचा, तो मैंने कहा हाँ। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे कपड़े हैं, आप जैसे कंफर्टेबल हो, मैं कंफर्टेबल हूँ। मैंने कहा जी लेकिन वो हमने अपनी जिंदगियों को खुद से मुश्किल बना दिया है। तो मैंने कहा जी कि ठीक है जी, ऐसे ही कोई बात नहीं। तो आपने मुझे शाबाश दी, और आपने कहा कि देखो जहाँ पे तुम्हें सब जानते हैं, वहाँ पे तुम्हारे कपड़े क्या मैटर करते हैं, और जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता, वहाँ तुम्हारे कपड़े क्या मैटर करते हैं। अगर तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा घर, अगर ये तुम्हारी शनाख्त है,
तो तुम्हारी शनाख्त क्या है, अपनी शनाख्त देखो। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। जुल्फ़िकार साहब, इसी हवाले से आगे आपके साथ बढ़ूंगी, क्योंकि आपके पास ऐसे बहुत से केसेस भी आते होंगे जिनमें नौजवान नस्ल भी होगी, उनमें शायद वो लोग भी ज़्यादा मेरे ख्याल से अब हैं जो जिनके पास रोज़गार नहीं है, वो जो है वो ड्रग्स की जानिब बढ़ रहे हैं। तो आप उनको क्या हिदायत करते हैं, आप उनकी कंसल्टेशन कैसे करते हैं कि इन चीज़ों से वो बचें? बहुत शुक्रिया जी आपका। बीइंग एज एक्सपर्ट, जो बहुत से लोग आते हैं इस फील्ड में जो इन्वॉल्व हैं, बदकिस्मती से उसमें अपर क्लास के भी बच्चे हैं और मिडिल क्लास के भी बच्चे हैं। थोड़ा सा पहले हमें डिफ़ाइन करना चाहिए कि अपर क्लास के बच्चे जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, पॉकेट मनी, बाज़ बच्चों के पास वालिदैन बताते हैं जी हम इनको 40-50 हज़ार लाख रुपया देते हैं, उनके पास अच्छी गाड़ियाँ हैं, लेकिन वो अपना टाइम किल करना चाहते हैं। सोसाइटी में एक सोशल जो नॉर्म्स हैं उसको, वैल्यूज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सेकेंडली वो बच्चे जिनके पास रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी पहले बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है और गुर्बत की वो नीचे लकीर से भी है, उनकी ख्वाहिशात भी बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन वो इस तरह के किस्म के दो टाइप के लोग हैं जो आते हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, वसाइल बहुत ज़्यादा है, जिनके पास है ही कुछ नहीं है। और दोनों की रीजंस जो डिफरेंट होती हैं। देखें, जब हम ड्रग्स की बात करते हैं तो एडिक्शन इज़ नॉट ए डिजीज़, एडिक्शन इज़ ए हैबिट। ये एक आदत है जो आदत बीमारी में चली जाती है। आप रेगुलर इसका यूज़ करते हैं ना, डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब उसमें दो चीज़ें हैं जो हम एड्रेस करते हैं। पहले तो उसकी हिस्ट्री लेके पूछता हूँ मैं खुद भी और मेरी जो टीम है साइकोलॉजिस्ट की, कि इसके फ्रेंड्स कौन से हैं, इसने कब किस एज में नशा स्टार्ट किया था, इसकी एजुकेशन क्या है, इसका एटमॉस्फेयर क्या है। और 80% जो इस वक्त एडिक्शन चाहे अपर लेवल पे चाहे मिडिल क्लास में, वो दोस्तों की कंपनी की वजह से है। तो उनको ड्रेस करने के डिफरेंट तरीके होते हैं जो हम करते हैं। लेकिन जब आप क्रॉनिक एडिक्ट बन जाते हैं, क्रॉनिक एडिक्ट मीन आप 6 साल रेगुलर बेस महीने में आप कर रहे हैं, और एक तो होता है ना आप महीने में 1-2 मरतबा आपने ड्रग्स इस्तेमाल की, पार्टीज़ में की, शादियाँ हो गई, लेकिन जब आप रेगुलर करते हैं हम उसे क्रॉनिक एडिक्ट कहते हैं। फिर उसकी जो साइकी है, उसके साथ काउंसलिंग प्रोग्राम है, उसको एडवाइस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखता, इसलिए कि डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। ड्रग्स में एक और चीज़ बड़ी अहम है कि जो पहली डोज होती है ना ड्रग्स की लेने के लिए, नौजवान जो प्लेयर मिलता है उसको खुशी मिलती है, वो आखिरी दम तक, मरते दम तक जब कब्र में जाता है वो नहीं मिलती। इस वजह से वो डोज बढ़ाते जाता है और क्रोनिक एडिक्ट बन जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये एक ज़हनी बीमारी है, लंबा अरसा रहने वाली है, मैनेजेबल है बट नॉट क्योरेबल। लेकिन हम उनको ये नहीं कहते कि ये क्योरेबल नहीं, हम कहते हैं कि ये ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने आपको अता की है उसको आपने ख्याल रखना है। और अगर आप अल्लाह ना करे आप इस वबा में मुब्तला हो गए हैं, आपने इस वबा से निकलना है, और निकलना है आपने अपनी विल पावर पे निकलना है, आपने आपकी जो आपके पेरेंट्स हैं, क्योंकि एडिक्शन में सबसे ज़्यादा जो परेशानी और गुस्से का इजहार या लड़ाई झगड़ा वो उसकी फैमिली पे असर पड़ता है। वो तो बेचारा एक नशे के लिए, एक नशे की डोज के लिए पता नहीं क्या क्या करता है, चोरी करता है, पैसे लेता है उधार, सड़कों पे आ जाता है और झूठ बोलता है सिर्फ वो अपने नशे के लिए। लेकिन उसके लिए जो काउंसलिंग के तरीकाकार है वो पेरेंट्स के लिए भी उतने ज़रूरी हैं जितने उस क्लाइंट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। काशिफ साहब, जैसे कि जुल्फ़िकार साहब ने कहा कि काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, तो ये चीज़ें होती ही क्यों हैं? जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, तरबियत, ठीक है। आपके घर में जब बच्चा पैदा होता है, आपकी माँ, आपका बाप, आपकी फैमिली जहाँ पे उसकी आप कह रहे हैं उसकी तरबियत चल रही होती है, बहुत सी चीज़ों को वो अडॉप्ट कर रहा होता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें पेरेंट्स की जानिब से बच्चों को, हम हमेशा ये बात करते हैं कि अब इतना ज़्यादा जिस तरह के मसाइल अब हमारे सामने आ रहे होते हैं, जिस तरह की हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने बच्चों को हमें छोटे होते ही बहुत सी चीज़ों से आगाह कर देना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन अभी भी बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं, बहुत सी माएँ ऐसी हैं जो शायद इन चीज़ों को डिस्कस इसलिए नहीं करती हैं कि नहीं नहीं अभी तो हमारे बच्चों को कुछ पता नहीं है और बच्चा भटक ना जाए, हम इसको इस चीज़ का जहन में डाल देंगे तो इस पर कोई बुरा असर ना पड़ जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़, मेरे ख्याल से इस सोच को ख़त्म होना चाहिए कि उन्होंने बड़े होके भी अगर इस तरफ जाना है तो उनको नो हाउ आपके बचपन से ही उनके जहनों में डाल देनी चाहिए, ताकि अच्छा या बुरा
آپ کو پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا کہ آپ کے بچوں کو اس طرح کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ اس کو عادت نہ لگے. جس طرح سے دیکھیں آپ نے ایک کریکولم ڈیزائن کیا ہوا نا کہ یہ ہم نے پریپ میں دینی ہے چیز, یہ ہم نے فرسٹ میں دینی ہے, یہ ہم نے آپ کو ماسٹر میں دینی ہے یہ چیز, ایک کورس پورا کریکولم ڈیزائن ہوا. اس طرح سے تربیت کا جو حوالہ ہے نا وہ بھی ایک اسی ایج کے ساتھ ہی ڈیزائن ہونا چاہیے کہ آپ شروع سے شروع کریں اور اس کو انتہائی سطح پر لیتے جائیں. یہ نہیں کہ آپ پہلے دن ہی اس کو وہ گولی دینا شروع کر دیں بڑے لیول کی اور کہیں ماسٹر کی بات اس کو سمجھانی شروع کر دیں, اس کو سمجھ نہیں آئے گی. لیکن لیول آف تھنکنگ جو ہے, لیول آف تھنکنگ کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی تربیت کو بھی ڈیزائن کرنا ہے. دیکھیں اب جو چھوٹے بچے ہیں ان کو چھوٹی طرح سے بات سمجھائی جا سکتی ہے, بڑے جو لوگ ہیں ان کو اور طرح سے. ہمیں یاد ہے ہمارا ایک ملازم تھا جو اس نشے میں گرفتار ہو گیا تھا اور بہت سویر کہ وہ میں اس کو دیکھتا تھا تو وہ کہیں پڑا ہوتا تھا ایسے, اور اس کو اٹھانا میں نے کوشش کرنی, وہ نہیں اٹھتا تھا. تو سرکار وائس صاحب نے اس کو فارغ نہیں کیا. آپ نے کہا کہ اچھا تم نے نا بس میرے ساتھ کھانا کھانا ہے. اب وہ دوپہر کو ہر دوپہر کو وہ بیٹھا ہوتا تھا اور وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا. تو ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے بعد وہ اس علت سے نکل گیا, اس لیے کہ وہ شفقت محبت اور جو آئسولیشن سے نکالا اس کو. ضروری ہے کہ جب ایسی عادت میں ایک بچہ یا ایک فرد پڑ جاتا ہے تو آپ اس کی کاؤنسلنگ کیسے کرتے ہیں؟ آپ اس کو ایسے بندوں کو جیسا کہ ذوالفقار صاحب نے بھی کہا کیونکہ ہوش نہیں رہتا, کیونکہ ڈرگز جو ہیں وہ نقصان دہ تو ہوتی ہیں, تو پھر آپ کا بیہیویئر ان کے ساتھ کیسا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. ہم ریجیکٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو, جبکہ کہا گیا ہے کہ آپ گناہ سے نفرت کرو, گنہگار سے نفرت نہ کرو. بالکل ایسا ہی ہے یہ, لیکن یہاں ایک بریک کا ٹائم ہے, لیکن بریک سے پہلے ہم نے ناظرین تک بریکنگ نیوز پہنچانی ہے, وہ میں دیتی چلوں. بریک کے بعد خوش آمدید, اور بہت ہی اہم موضوع زیر بحث ہے آج. ڈرگز اور خودکشی کا رجحان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اچھا ذوالفقار صاحب, ہمارے معاشرے میں اگر ڈرگز ایڈکشن کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو بہت کم ایسا طبقہ ہے جو کہ اس کو ایز اے فیشن استعمال کرتا ہے. جیسے آپ نے بھی کہا کہ بہت مہینے میں ایک دفعہ کوئی استعمال کر رہا ہے یا 2 دفعہ استعمال کر رہا ہے, لیکن بہت سے لوگ جو ہے وہ ڈپریشن, انزائٹی اور نیگیٹیونیس کی وجہ سے اس کو استعمال کرتے ہیں. کہ جیسا کہ آپ نے کہا پہلی ڈوز سے جو خوشی اور جو ریلیف ملتی ہے شاید وہ ان کے ڈپریشن کو تھوڑی سی دور کر دیتی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کس قسم کی ڈرگز جو ہیں وہ اب استعمال کی جاتی ہیں؟ بہت سی ڈرگز کے نام ہم سنتے رہتے ہیں, اکثر شو میں بھی اور نیوز میں بھی چل رہی ہوتی ہے, لیکن ابھی جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ڈرگ ہے وہ کون سی ڈرگ ہے اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اور کس عمر کے لوگ اس کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ جو اس وقت ڈرگ استعمال ہو رہی ہیں, جو جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے وہ علیحدہ ڈرگ استعمال کر رہے ہیں, اور جو مڈل کلاس پور کلاس کے لوگ ہیں, اب جو جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, وہ کرسٹلائز, ایسٹسی, LSD ٹیبلٹ, کوکین, ہیش اینڈ فارماسیوٹیکل ڈرگز بھی استعمال کر رہے ہیں, انجیکشن بھی لگا رہے ہیں فارم ہاؤسز میں, پارٹیز میں جا کے جو لوگ جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ سڑکوں, باغوں, پارکوں میں یا مڈل اینڈ پور ایریاز میں جس میں چرس ہے, شراب ہے, گٹکا ہے, نسوار ہے, اس کے بعد اوپیم ہے, یہ اور فارماسیوٹیکل ڈرگ جو انجیکشن ہے ڈفرینٹ کمپنیز کے وہ استعمال کر رہے ہیں. یہ تو ٹائپ آف ڈرگز ہیں جو سوسائٹی میں ہیں. اب دیکھیں جو اپر کلاس کے لوگ ہیں اس میں 2018 سے یہ شو ڈال رہا ہوں کہ پاکستان میں 5 سال بڑے اہم ہیں 2023 تک, کیونکہ کرسٹلائز کا رجحان ہمارے ہاں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. اور اس وقت جو میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں, یہ 2021 ہے, ابھی مجھے 2 ہفتے پہلے 3-4 میڈیکل ٹریٹمنٹ سینٹر کا وزٹ کرنے کا موقع ملا, تو میں نے وہاں جو 40-50 پیشنٹ تھے ان میں آپ بلیو کریں آدھے نوجوان کرسٹلائز پہ آ رہے ہیں. پہلے کرسٹلائز کی قیمت 4,000-5,000 ڈوز ہوتی تھی, اب وہ کم ہو گئی, اس کی تیاری بھی لاہور میں شروع ہو گئی ہے. یہ تیاری کیا ہے یہ سوال, کیونکہ ابھی ہم نے ہی پچھلے دنوں یہ نیوز دی ہے کہ پولیس اہلکار اس میں ملوث ہیں. ایک تو وہ سیل بھی کر رہے ہیں, دوسرا وہ استعمال بھی کر رہے ہیں. دوسرا یہ بھی چیز سامنے آئی ہے کہ جتنے بھی جو ڈرگز ڈیلر ہیں وہ ان کے ٹھکانے جو ہیں پولیس والوں کو پتہ بھی ہوتے ہیں, اور جو نوجوان نسل جن سے خریدتی ہے ایگزیکٹلی وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے سے ملنا ہے اور وہ رہتا کہاں پہ ہے, تو پھر کوئی کارروائی بھی نہیں کی جاتی ہے. لاہور میں جو ہماری انور رپورٹ ہے جو میں یا میرا ادارہ شائع کرتا ہے اس میں 120 مقامات ہیں جن کی نشاندہی, اور اس وقت جو ہب ہے اس وقت وہ ہے مسلم ٹاؤن انڈر پاس کا,
اور میری پرسوں CCPO لاہور سے بڑی ڈیٹیل ہماری میٹنگ رہی ہے، کیونکہ میں نے اور میڈم MPA سعدیہ سہیل جو نارکوٹکس کمیٹی قائمہ کمیٹی کی ہیڈ ہیں، ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایک رپورٹ پیش کرنی ہے، تو انہی ایشو پہ جو آپ نے کہا ہے کہ یہ بھی مسئلہ بڑا زیر بحث آیا، تو CCP لاہور جو وہ بہت ہی غلام ڈوگر صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نئی نسل کو بچائیں اس سلسلے میں، اور یہ انہی کا نہیں بلکہ اور لوگوں کا بھی ہے، اور ان کو ہم نے یہ کہا ہے کہ پولیس پہ جو بڑا الزام لگتا ہے کہ پولیس والے خود مختلف مقامات، کیونکہ ہمیں جو فوٹیج آتی ہیں آپ کو بھی آتی ہیں اور وہ آ کے سیل کرتے ہیں پیسے لے جائیں، انہوں نے کہا ہے کہ میری کوشش ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں کہ جو محکمے میں کالی بیڑے ہیں، جو ڈپارٹمنٹ کو چند لوگ ہیں جو بدنام کرتے ہیں صرف پیسوں کی خاطر، لیکن میرا ایمان ہے، میں آپ بلیو کریں کہ 2 نمبر طریقے سے کمایا ہوا پیسہ اور آپ اپنی اولاد کو جس طرح کھلاتے ہیں وہ ریٹرن دیتا ہے، جس طرح آپ دوسروں کے بچوں کو خراب کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ یہ میرے نا آنکھوں کے سامنے کئی واقعات ہیں، تو لاہور پولیس کے ساتھ ہم مل کے جو پہلے تعلیمی اداروں میں کمپین چل رہی ہے اس کو ہم مزید اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے تمام SPs کو DSP کو سب کو ہدایت جاری کی ہے کہ اور معاملات آپ دیکھ لیں، لیکن ڈرگز کے سلسلے میں یہ ایک اتنا اہم ایشو ہے، اور سب سے بڑی بات میں ایک اور بات بتا دوں، بعض لوگ میری باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں مجھ سے کہ ذوالفقار صاحب آپ بڑی سچی باتیں بھی بتا دیتے ہیں، پرائرٹی کوئی نہیں ہے ہماری، کوئی پرائرٹی نہیں ہے، میں آپ کے پروگرام کی وساطت جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو نوٹ کر رہے ہیں میری باتیں، پرائرٹی کوئی نہیں ہے، خدا کے لیے آپ کو یہ پرائرٹی، اب وزیر اعلیٰ صاحب، اب میری کل ایک جو نارکوٹکس منسٹر ہے بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب سے میٹنگ تھی، ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کل بھی کی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب اگر دوسری لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ میٹنگ لیتے ہیں، وہاں انہوں نے ڈفرینٹ وہ بنائے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جی آپ سبزیوں کی قیمتیں یہ ہیں، جو مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے، خدا کے لیے جب لا اینڈ آرڈر کی اس میں ڈرگس کا بھی ایک ایڈ کر دیں، جب دیکھیں آپ کسی چیز کو بار بار کہیں گے تو معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جائیں گے، تو یہ کام کرنے سے ہوگا جب آپ نے اس کی ول پاور ڈیولپ کر لی کہ میں نے یہ کرنا ہے، دیکھیں سپلائی ریڈکشن ایک علیحدہ ایشو ہے اور ڈیمانڈ ریڈکشن ایک علیحدہ ایشو ہے، سپلائی ریڈکشن میں ہم سارا ملبہ اینٹی نارکوٹکس فورس پہ ڈال رہے ہیں کہ جناب وہی ادارہ کام کرے، بھائی لاہور میں تقریباً 88 پولیس اسٹیشن ہے، 15 کے قریب چوکیز ہیں، اور اس کے بعد اور اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن پولیس کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری طرف سے ایک جو برج ہے نا ان کے درمیان عوام اور شہریوں کی کوشش کریں گے کم ہو، تعلیمی اداروں میں جو ڈرگ اس وقت جو زیادہ ہاسٹل میں ہے اس کو بھی کم کرنے میں ہم پلان بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی بات کو آگے بڑھاؤں، کاشف صاحب جیسا کہ کہا کہ آپ کی صحبت کیسی ہے، اب پیرنٹس کو یہ اس بات پہ بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اس کی کمپنی کیا ہے، وہ کس طرح کے لوگوں میں بیٹھ رہا ہوتا ہے۔ اب جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایسی چیزیں جو شوق میں بچے کر دیتے ہیں اور کہ جی ہمارا فلاں دوست نے یہ ٹرائی کیا ہے، اور وہ پھر جو دوست ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ٹرائی کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس طرح کے، اور وہ ایگزیکٹلی آپ کے نہ تو اس دوست کے گھر میں کچھ پتا ہوتا ہے اس کے پیرنٹس کو، ٹھیک ہے، اور نہ یہ تو جب بہت زیادہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اور نقصان ہو جاتا ہے اور جب بیمار ہو جاتے ہیں تب فیملیز کو پتا چلتا ہے کہ ہمارا بچہ تو یہ نشہ آور ادویات یا نشہ آور چیزیں لے رہا تھا، تو پہلے ہی اس پہ قابو کیسے پایا جائے اور اپنے بچوں کو یہ کیسے بتایا جائے کہ شوق میں بھی آپ نے ایسی کوئی چیز نہیں کرنی ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ جب آپ تک یہ اطلاع آ گئی کہ آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تب آپ نے اس پرابلم کو بیہیو کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں جو چھوٹے مزاج ہوتے ہیں نا، وہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، مارتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، ایگریشن پیدا کر دیتے ہیں، اور جو بڑے مزاج ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے دماغ سے غور کرتے ہیں اور پرابلم کا سلوشن نکالتے ہیں۔ یہ چھوٹے اور بڑے دماغ ہمیشہ دور میں رہے ہیں، اور یہ جو برائی ہے کو آج کی تھوڑی ہے، برائی تو ازل سے چلتی آ رہی ہے، اچھائی برائی پیرلل ہمیشہ چلتی رہیں گی، اس وقت چلتی رہیں گی۔ مدینہ شریف کی گلیوں میں کہتے ہیں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم فرمایا کہ شراب ختم ہو گئی، بین ہو گئی، تو ایسے شراب بہی مدینہ کی گلیوں میں کہتے ہیں کہ جیسے کوئی فلڈ آ گیا، یعنی کہ اس حد تک وہاں پہ یہ چیز موجود تھی، لیکن جب حکم آ گیا، اب حکم کیا ہے؟ ایک محبت ہے اس شخصیت سے جس کی بات ماننی ہے،
ये ताल्लुक की बात होती है। आप अपने बच्चों से ताल्लुक अगर बेहतर नहीं कर रहे हैं तो आपकी तरबियत आप उस तक पहुंच ही नहीं रही है। सही बात है। अगर आपने दोस्ती नहीं वो बनाई है, इस मकाम तक रखें कि आपका बच्चा आपसे इस हद तक डरे कि मुझे पता चलेगा तो गुस्सा होंगे। हम बात करते हैं जनरेशन गैप की, वो कवर करना पेरेंट्स का ज्यादा बड़ा काम है, उसके बाद बच्चों का काम आता है। भाई साहब ने किरण किरण सूरज में एक फिक्रा लिखा हुआ है कि हमारी औलाद हमें बहुत कुछ समझाना चाहती है और हम नहीं समझते। हम अपनी औलाद को बहुत कुछ समझाना चाहते हैं और वो नहीं समझते। ये एक गैप जो है ना जी, ये छोटा बड़े तक नहीं पहुंच सकता, बड़े को ही छोटे तक आना होगा। ये उसकी जिम्मेदारी है। छोटा दिमाग छोटा है, अब ये बड़े दिमाग का काम है कि छोटों को साथ लेके चले। ये ज़र्फ की बात होती है। ये सोसाइटियाँ ऐसे एक दिन में नहीं बन जाती कि जी कहें कि जी ये एकदम से ख़राब हो गई सोसाइटी या एकदम से ठीक हो गई है। इसके लिए जनरेशन चाहिए, एक पूरी जनरेशन चाहिए जो इसके ऊपर काम करे, तब जाके 20 इयर्स के बाद जाके उस चीज़ का कोई इफ़ेक्ट आना शुरू होगा माशरे के ऊपर। और ये इफ़ेक्ट अगर आज से आप जो नौजवान नस्ल है इन्होंने कल को बड़े होना है, इनको तरबियत दें। हमारे इदारों में क्या है तरबियत का इदारा, इसमें कौन सा शामिल है? हम बताएं, शुरू के सब्जेक्ट से ABC से लेकर तो आप आखिर तक अल किताब तक भी पढ़ जाएं, सारे का सारा मास्टर डिग्री कर जाएं। आपने यहाँ पे बच्चों की, नौजवानों की तरबियत के लिए कौन सी चीज़ बनाई हुई है, कौन सा कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है? आपने इस्लाम को तो एक रिजिड चीज के तौर पे ऐसा प्रेजेंट कर दिया है कि लोग नौजवान नस्ल के मोहब्बत नहीं कर रहे उससे। उससे। मजहब बहुत तंग नजर है, हालांकि हमारा मजहब बिल्कुल भी तंग नजर नहीं है। हर चीज का सोल्यूशन हमारे मजहब में मौजूद है। अब ये बात है कि चीज तो पुरानी है, आपने इनके अंदाज में इनको देनी है। और ये काम सूफिया करते हैं कि उन्होंने अपने हर दौर में माशरे की तरबियत बहुत प्यार से उनकी जुबान में उनके करीब जाके की है। आप फरमाते थे देखो अगर कोई भूखा आ जाए तो उससे मजहब ना पूछने बैठ जाना, पहले उसको खाना खिलाओ। अब ये तरबियत का अंदाज है कि जो चीज़ आपके पास आ रही है आपने उसको मोहब्बत से डील करना है। आपको जब तक ये बात समझ ना आए कि हर इंसान एक अल्लाह ताला की तख्लीक है, उससे मोहब्बत इस हवाले से करनी चाहिए कि ये भी अल्लाह की तख्लीक है। एक शेर वैसा बहुत ज़्यादा सुनाया करते थे कि जब से सुना है यार लिबास बशर में है, अब आदमी कुछ और ही अपनी नज़र में है। अब ये अंदाज शुरू हो गया आपका कि आपने तख्लीक को मालिक के अंदाज से देखना शुरू किया, तब आपकी निगाह में मोहब्बत पैदा होगी। बच्चे आपके हैं लेकिन ये भी अल्लाह का एक अंदाज है, ये भी उसकी तख्लीक है कि आपको आज उनका बाप बना दिया तो कोई आपका भी था। आज जो सलूक आप चाहते हो कि आपकी औलाद आपके साथ करे, वही सलूक आप अपने वालिदैन के साथ करें। आप उनकी खिदमत करें, उनसे NOC लें। तो ये तो निज़ाम है, ये तो यूनिवर्स का निज़ाम है कि जो चीज़ आप करते हैं, जो चीज़ आपके हाथ से जाती है वो लौट के वापस आती है। तो जितनी आप पॉजिटिवनेस अपने आगे से बढ़ाएंगे, आप देंगे, जितना इखलाक अच्छा आप आगे से किसी को ट्रीट करेंगे, वो चीज़ आप तक लौटनी ही लौटनी है। कहते हैं ये दुनिया एक गुंबद है, इसमें जैसी आवाज़ देंगे वैसी आप तक पहुंचेगी। बेशक। तो आप अपने एक बंदा फैसला कर ले कि मैंने ज़िंदगी में पॉजिटिविटी देनी है, मुझ पे अल्लाह का करम हो गया है, मैं चाहता हूँ मुझसे किसी को नुकसान ना पहुँचे। दरवेशी पता वह सब कहते थे कि क्या है दरवेशी? दरवेशी है कि आपसे किसी को नुकसान ना हो, और दूसरी बात आपकी किसी बात से भी किसी को नुकसान ना हो, आजारी ना हो, और दूसरा बात कि आपसे लोगों को फायदा होना शुरू हो जाए। बस ये दरवेशी मुकम्मल हो गई। बहुत ही अच्छी हमने आज बात की है, बहुत ही अच्छा मौजू था। ड्रग्स और ख़ुदकुशी पे हम बात कर रहे थे और दोनों हमारे जो गेस्ट थे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं और किस तरह इस पे काबू पाया जा सकता है, पॉजिटिव रहने से इस पे काबू पाया जा सकता है। आपका अखलाक अच्छा हो और दूसरा पेरेंट्स जो हैं वो किस तरह तरबियत दें और कंसल्टेंट्स जो हैं उनके पास जाके भी आप ज़रूर बैठें और अपनी जितनी भी एंजाइटी और डिप्रेशन है वो इसीलिए बैठे हुए हैं ताकि आप उनसे जाके शेयर करें, ताकि वो आपको अच्छे से उसका हल जो है वो आपको बता सके। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब आपका, जुल्फ़िकार साहब आपका। मुझे बहुत सी मालूमात मिली हैं तो यकीनन नाज़रीन को भी बहुत अच्छी अच्छी मालूमात आज मिली होंगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और चूँकि आज हम बात कर रहे हैं ड्रग्स एडिक्शन की और इसके रुझानात जैसे ही बढ़ते जाते हैं तो
खुदकुशी का रुझान भी जो है वो बढ़ रहा है। हमारे गेस्ट पहले भी इसी हवाले से मालूमात दे रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे। अब हमें ज्वाइन किया है ताहिरा रुबाब, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू जी। अब जैसे कि मैंने कहा कि ड्रग्स और ख़ुदकुशी ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इनका रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है। डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से ख़ुदकुशी तक इंसान पहुंच जाता है। तो मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगी कि डिप्रेशन क्यों होता है, उसकी वजूहात क्या हैं और फिर उस पर ओवरकम कैसे किया जाए? बेसिकली डिप्रेशन के होने की वजूहात काफ़ी सारी हो सकती हैं। जैसे कुछ लोग जो होते हैं उनको बायोलॉजिकल डिप्रेशन होता है। बायोलॉजिकल डिप्रेशन का मतलब ये है कि एक ऐसी बीमारी है जो कि जेनेटिकली ट्रांसफर्ड है। कुछ लोगों को एनवायरमेंटल डिप्रेशन होता है और वो एनवायरमेंटल डिप्रेशन जो है वो इस वजह से होता है कि हालात उनके अच्छे नहीं हैं, नाकामी है लाइफ में, या फिर वो ज़िंदगी को परसीव ही बड़ा नेगेटिवली करते हैं। क्योंकि जो कुछ भी हमारी लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम अपनी लाइफ के इवेंट्स को, इंसिडेंट्स को ट्रांसलेट कैसे करते हैं, यानी अपने दिमाग में उनको रजिस्टर कैसे करते हैं। अगर हम हर चीज़ को नेगेटिविटी के साथ, फेलियर के साथ, मायूसी के साथ एसोसिएट करते हैं तो बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे वो इसी तरह के लफ्ज़, मेरे साथ ही ये बुरा होता है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसे होता है, मेरे लिए ही ये चीज़ें रखी गई हैं, मुझे ही अच्छी चीज़ें नहीं नसीब होती, यानी इस तरह का उनका कंटेंट आपको नज़र आता है। इस तरह का कंटेंट जब आपकी लाइफ में हर वक्त आपके साथ चल रहा होता है तो फिर उस सूरत हाल में डिप्रेशन से बचना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपने लफ्ज़ ही वो चूज़ किए हुए हैं जो आपको लो एनर्जी दे रहे हैं, जो आप में सैडनेस इंड्यूस कर रहे हैं, जो आपको लाइफ का एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव दिखा रहे हैं। वो लोग जो कि डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, अगर वो किसी हद तक ये कर लें कि अपनी जो लैंग्वेज है, यानी वो जो सेल्फ टॉक वो जो अपने आप से कर रहे हैं, बातचीत जो अपने आप से कर रहे हैं, अगर उसको आइडेंटिफाई करें तो उनको इस चीज़ से काफ़ी हेल्प हो सकती है कि वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ सके। लेकिन ये हर किसी के बस की बात नहीं होती बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करना ही बहुत मुश्किल है कि मेरी सेल्फ टॉक जो मैं अपने आप से बातचीत कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो किस तरह की है। क्योंकि समटाइम्स आप सिर्फ हेलुसिनेट कर रहे होते हैं, सिर्फ अजम्पशन होती है आपकी कि हाँ ये चीज़ हो रही है और ये तो बहुत बुरी हो रही है, हालांकि उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन चूंकि आप उसको अपने दिमाग में ही बना रहे होते हैं और उस पर फिर आप इतना स्ट्रांगली बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि आपको उससे अगला स्टेप आप सोच लेते हैं यही होगा। अगर गलती से अगला स्टेप जो है वैसा हो जाए तो आप उस पर पक्के हो जाते हैं, देखा मैंने तो ये सोचा था, देखा वही हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया है कि हम किस तरह से चीज़ों के ऊपर जो है वो बिलीव करना शुरू कर देते हैं। और मसला भी यही है कि हमारा माइंड जो है, हमारा दिमाग जो है, चाहे हम पॉजिटिव सोचते हैं चाहे हम नेगेटिव सोचते हैं, इसमें कैपेबिलिटी नहीं होती कि रियलिटी और फैंटेसी में फ़र्क कर सके। सो जो हम सोच रहे होते हैं उसके मैप्स हमारे दिमाग में बनते हैं, चाहे वो नेगेटिव सोच है चाहे वो पॉजिटिव सोच है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली, चाहते हुए ना चाहते हुए, हमारा दिमाग उस चीज़ की तरफ ट्रैवल करना शुरू हो जाता है। हमारे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट, हमारे हालात और वाक़यात उस तरह के चेंज होना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल, या हम उनको उस तरफ लेके जाना शुरू कर देते हैं। मगर ये इतना अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर हो रहा होता है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये सब कुछ चेंज होना शुरू हो गया। फिर अल्टीमेटली वो जो हमने एक सोचा हुआ है वही होना होगा, शुरू हो जाता है। ऐसा ही होता है। और वो तो कहते भी हैं कि जैसा आप सोचते हैं जैसा आपको वैसे मिलना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। और उसमें जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे हम तो ज़रूर इस चीज़ को बहुत मेनली फोकस करते हैं कि जैसी आपकी सोच होती है आपकी लाइफ उससे मुख्तलिफ नहीं होती। बिकॉज आप अपने आप को जो दे रहे हैं आप करेंगे भी वही। आपकी जितने ज़्यादा आपकी यानी नेगेटिव थॉट्स हैं तो आपकी लाइफ इवेंट चाहे पॉजिटिव हो भी रहे आपको वो नेगेटिव ही लगते रहेंगे, क्योंकि आपने उसको मीनिंग ही नेगेटिव दिया हुआ है। सो इसी तरह से आपका, जैसे मैंने पहले कहा कि माइंड नेगेटिव रियलिटी और फैंटेसी में फ़र्क नहीं कर पाता तो वो उसको करना शुरू कर देता है। कुरान में एक वर्स है, इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। जब आपने नेगेटिव सोचा, आपने नेगेटिव एक्ट किया, तो आप उम्मीद कैसे करेंगे कि आपकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव हो। इसी तरह से एक और कुरान की वर्स है कि बहुत सारे अपने गुमान जो है वो बहुत पॉजिटिव या अच्छे रखा करो, अच्छा गुमान रखो। आप लोग भी जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता होगा, हमेशा जो पहला मेरे ख्याल से आप लोग उसको कोई चीज़ करने के लिए देते हैं वो यही होता है कि आप पॉजिटिव सोचें। एग्जैक्टली। आपकी लाइफस्टाइल में पॉजिटिवनेस आएगी तो आपकी हर चीज़ जो है वो ठीक होना शुरू ऑटोमेटिकली हो जाती है। ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है। देखें, आप सोचते हैं, आप फील करते हैं,
अगर आप तो आप पॉजिटिव सोच के positive फील सोच- करना शुरू कर दें, वो ज़्यादा अच्छा exactly. होगा। जो अगर आप अपने आप को बहुत जल्दी चेंज करना चाहते हैं तो एक तो मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि सबसे पहले अपने ऊपर तवज्जो दीजिए। सबसे पहले अपने बारे में सोचना शुरू करें कि आप अपने आप को, अपने दिमाग को क्या खुराक दे रहे हैं, आप अपने आप से क्या बातचीत कर रहे हैं, आपने अपने इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट कैसा कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। इसी तरह से कोशिश ये करें कि वो लोग जो कि नेगेटिव मैसेजेस आपको ज़्यादा देते हैं, जो नेगेटिव आपको नेगेटिव ड्रिवन होते हैं, जो आपको होप की बजाय डिसअपॉइंटमेंट की तरफ ज़्यादा लेके जाते हैं, उन लोगों की कंपनी से हमेशा अवॉइड कीजिए। अपने इर्द गिर्द का माहौल, यानी अपना रूम जो है वो इस तरह के डेकोरेट कीजिए जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल सके। अगर आप लो मूड में जा रहे हैं, ब्राइटर लाइट्स इस्तेमाल कीजिए अपने कमरे में। ब्राइटर कलर्स जो हैं, जैसे रेड हो गया, जैसे ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, बहुत जहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी जो है वो मिल रही हो, वो वाले कलर्स अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा रखें। नेगेटिव लोगों से परहेज करें। और नेगेटिव लोग कैसे हैं, वो आपको कोई ना कोई अपनी बात से बता देते हैं, अपनी सोच से। क्योंकि जब आप बैठते हैं, जब आप डिस्कशन किसी बात पे कर रहे होते हैं, तो आप इस चीज़ को इसको ऑब्जर्व किया करें कि एक बंदा, या अगर आप क्राउड में बैठे हुए हैं, आप एक ग्रुप में बैठे हुए हैं, तो कौन सा बंदा क्या बात कर रहा है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है। तो जितने भी नेगेटिव लोग हैं, उनको अपनी जिंदगी से आपने दूर साइड पे रखना है। साइड पे क्या, दूर भाग जाए, बहुत दूर भाग जाए। तो ताहिरा के साथ जो है, मैं एक और टिप इसके साथ कंप्लीट करना चाह रही हूँ। म्यूजिक जो आप सुनते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डिप्रेशन में भी म्यूजिक सुनेंगे ना, हाँ, तो आप मजीद डिप्रेशन में जाएंगे, और ऐसा होता है। लेकिन हालांकि आपको सैडनेस में, मायूसी में आपको सैड म्यूजिक ही अट्रैक्ट कर रहा होता है, लेकिन आपने अपनी अट्रैक्शन से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। और ताहिरा हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि हम ड्रग्स की बात कर रहे थे कि डिप्रेशन की वजह से फैशन जो है, एज अ फैशन आप बहुत कम, मेरे ख्याल से अब बहुत छोटा तबका है जो एज अ फैशन आप ड्रग्स को लेना शुरू कर देते हो। अब तो ज़्यादातर मेरे ख्याल से, अच्छा अब ये डिफ़ाइन करना कि जी डिप्रेशन हो किस वजह से रहा है, आपको तो ये भी नहीं पता होता। वही वाली बात कि अगर आप इतनी सी बात को नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, फिर आप उस पर ओवर थिंकिंग करते हैं, वो इतनी ही बड़ी हो जाती है, फिर आप उससे निकलने की कोशिश करते हैं, वो निकल नहीं पा रहे होते हैं, तो आप इस तरह की चीज़ों में अपना रिलीफ ढूंढते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे टाइम पे बहुत सारे लोग, जब आप उनकी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हो तो आपको पता चलता है कि वो ड्रग्स में अपने किसी साइकेट्रिक प्रॉब्लम की वजह से आए हुए हैं। यानी उनका कोई नफ्सियाती मसला था, डिप्रेशन थी, नींद ख़राब थी, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा थी, कॉन्फिडेंस उनका बहुत लो था, उसकी वजह से उन्होंने ड्रग जो है वो इस्तेमाल करना शुरू किया और फिर उसकी एडिक्शन होना शुरू होगी। बट उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी, इसको हम कहते हैं कि ड्यूअल डायग्नोसिस के साथ बहुत लोग आते हैं और हमें इसके लिए बड़ा विजिलेंट होना पड़ता है। कौन ड्रग अब्यूज़र जो है वो शौक की वजह से ड्रग अब्यूज़ कर रहा था और अल्टीमेटली वो किसी एक चीज़ में फंस गया, और कौन ऐसा ड्रग अब्यूज़र था जिसने अपने किसी साइकोलॉजिकल, किसी फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से ड्रग अब्यूज़ शुरू किया था और अब वो इससे फंसा हुआ इस चीज़ के अंदर। तो हमें ये बहुत विजिलेंट होकर इस चीज़ को देखने की ज़रूरत पड़ती है। बट ये ट्रूथ है कि बहुत सारे टाइम के ऊपर जो है लोग अपने साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स की वजह से ड्रग एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। मगर उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है, एक बहुत बड़ी चीज़ जो अब हमें नज़र आ रही है ना, कि हम सब जो है बड़े कूल दिखना चाहते हैं, हम सब बड़े स्टाइल में दिखना चाहते हैं, और वो हमें लगता है कि इन चीज़ों के बारे में हम बताएंगे, देखो वी आर यूजिंग दिस, तो बड़े हम एग्जैक्टली इसमें हो जाएंगे। ड्रग अब्यूज़ में आप जब भी आप इसकी बात करेंगे तो आप कभी भी उसके पीयर ग्रुप को जो है निगलेक्ट नहीं कर सकते कि आपके इर्द गिर्द के लोग कैसे हैं और आप किनके साथ बैठते हैं, क्योंकि ड्रग अब्यूज़ मोस्टली जो होता है वो कंपनी की वजह से, क्योंकि आपके इर्द गिर्द के लोग, अगर आप अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं जिनमें ड्रग अब्यूज़ है, तो शायद आप खुद नहीं करना चाहते, मगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन आप पहली दफा उस चीज को ट्राई करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको मजा आता है उसको लेके। ऑफ कोर्स ड्रग्स जो हैं वो, अगर हम बहुत सारी चीज़ें हम ये समझते हैं कि शायद ये नेगेटिव हैं, जैसे ड्रग्स खुद जो हैं, नारकोटिक्स जो हैं ख़ास तौर पे, वो बहुत सारे टाइम के ऊपर एज मेडिसिन भी बहुत सारी जगहों के ऊपर यूज़ हो रही हैं, मगर जब आप उसका अब्यूज़ शुरू कर देते हैं विदाउट एनी रीज़न, इवन आप सिंपल पेनाडोल भी ले रहे हैं, अगर आप सिंपल पेनाडोल भी विदाउट रीज़न, उसकी भी एडिक्शन हो जाती है। सो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप
विदाउट एनी रीज़न ले रहे हैं। रीज़न का मतलब ये है कि उस वक्त यानी आपका सर दर्द हो रहा है, आपने कोई पेन किलर ले लिया है, आप किसी ऐसी डिजीज़ में से गुजरे थे जिसके लिए आपको कुछ सेडेशंस वगैरह दिए गए थे। ताहिरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगी। देखिए, आपने ड्रग लेना शुरू कर दी, आप उस डिप्रेशन से रिलीफ के लिए ड्रग्स ले रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जब आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं तो आपके डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी में मजीद इजाफा होना शुरू हो जाता है, और वहाँ पे फिर एक पॉइंट आता है जब आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो इस चीज़ को आप लोग काबू करने के लिए क्या क्या हिदायत करते हैं अपने पेशेंट को? क्योंकि बहुत से लोग तो आते भी नहीं है ना डिस्कस करने, वो अंदर ही अंदर रख के, अंदर ही अंदर सोच के, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके वो सुसाइड जब कर लेते हैं, देन उनके पेरेंट्स को भी पता चलता है, घर वालों को भी पता चलता है, और फिर ये हमारी सोसाइटी, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर आपके सुसाइड अटेम्प्ट कर ली है किसी बंदे ने और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो आपके फैमिली का एक स्टिग्मा बन जाता है। बिल्कुल ऐसा है। वो तो 2-3 चीज़ों के ऊपर ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगी कि जिस तरह हम ड्रग अब्यूज़ की बात कर रहे हैं, ड्रग अब्यूज़ जैसे आपने कहा कि सुसाइड की तरफ लेके चला जाता है, एग्जैक्टली ये सुसाइड की तरफ लेके जाता है, क्योंकि समटाइम्स ओवरडोज होने की वजह से आप मर जाते हो, समटाइम्स आपको कुछ ऐसे हेलुसिनेटिंग ड्रग्स होते हैं जो आपके अंदर इस तरह के थॉट्स इंड्यूस कर देते हैं और आप उसकी वजह से सुसाइड की तरफ चले जाते हो। ठीक है। लेकिन ड्रग अब्यूज़ की वजह से बहुत सारे ऐसे मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो दुनिया में बहुत बढ़ रहे हैं। ड्रॉप कर रही हूँ क्योंकि पीछे से टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है तकरीबन, लेकिन ताहिरा हमारे साथ मौजूद थी और हम आज बात कर रहे थे सुसाइड पे और ड्रग्स के हवाले से। ताहिरा, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, और यहाँ आज का प्रोग्राम जो है वो आज यहीं पे ख़त्म होता है। कल आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।